चैप्टर 71 यू जिनहो आश्चर्यचकित रह गया। लाल गेट की कहानी अचानक यहाँ क्यों लाई गई? चूंकि इस घटना के बारे में मास मीडिया में लगातार चर्चा हो रही थी, यहाँ तक कि यू जिनहो को भी पता था कि क्या हुआ था। लेकिन ये समय संदिग्ध रूप से संयोगपूर्ण था और इसलिए उसे यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि उसके पिता इसे लेकर कहाँ जा रहे थे। और यह आदमी यहाँ, एक आदमी जिसे उस घटना में जीवित बचे लोगों में से एक माना जाता था, जिस जीवित बचे व्यक्ति को ढूंढने के लिए मीडिया पागलों की तरह हाथ पांव मार रहा था, वह यहाँ क्यों दिखाई दिया? यू जिनहो की जिज्ञासा लगातार बढ़ती रही। थोड़ी देर तक अपने बेटे को घूरने के बाद यू म्यूंग हान ने धीरे से अपना मुंह खोला। लगता है आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है। मुझे क्षमा करें। यू मायूंग हान ने कुछ समय के लिए अभी भी भ्रमित यू जिनहो की उपेक्षा की और घबराहट में वहां बैठे गोह मायूंग हवान पर अपनी नजर डाली। मिस्टर हंटर। हाँ अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरे बेटे को सूचित करें कि उस दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के नए रंगरूटों के अलावा कौन वहां था। समझा। गोह म्यूंग हवान की नजर अब यू जिनहो पर थी। अनजाने में यू जिनहो की नजर गोह म्यूंग हवान पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह तैर गया। गोह म्यूंग हवान ने अपना मुंह खोला। वहां एक युवा महिला शिकारी थी जो हाई स्कूल की छात्रा लगती थी, और एक युवा महिला शिकारी। फिर भी यू जिनहो कल्पना नहीं कर सका कि गोह मायूंग हवान के होठों से किसका नाम निकलेगा। और मिस्टर सेओंग जिनवू। यू जिनहो ने सोचा कि वह अपने दिल के गड्ढे में गिरने की आवाज सुन सकता है। बड़ा भाई रेड गेट घटना के समय वहां था। यहाँ पर क्या हो रहा था? वह पहले से ही काफी भ्रमित महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसकी विचार प्रक्रिया और भी अधिक जटिल गड़बड़ी में बदल गई। अपनी उलझन के बीच अचानक उसे कुछ याद आया। इंतजार। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, कुछ दिन पहले बड़ा भाई हान सोंगी के साथ इतने अपनेपन के साथ बातचीत कर रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे उसने उस दिन से पहले सामान्य अभिवादन भी साझा नहीं किया था। क्या आपको अभी भी उस मादा शिकारी का नाम याद है? यह मिस हैन सोंग यी थी। ये कैसे हो सकता है? यू जिनहो का जबड़ा फर्श पर गिर गया। सोचिए, उन दो लोगों के बीच के रहस्यमय रिश्ते का इतना बड़ा राज था। रुको, अगर ऐसा है तो फिर समाचार आउटलेट जिस संभावित मददगार की बात कर रहे थे उसकी पहचान थी। जैसे कि वह जानता था कि यू जिनहो क्या पूछने वाला था, गोह मायूंग हवान ने तुरंत सच्चाई की पुष्टि की। हम व्हाइट टाइगर गिल्ड और मिस हैन सोंग ही के सदस्य मिस्टर सेओंग जिनवू की बदौलत रेड गेट से पूरी तरह सुरक्षित बच सके। बड़े भाई, आपने वहां क्या किया? यू जिनहो ने एक ऐसी अभिव्यक्ति बनाई जिसमें आधा आश्चर्य और आधा आनंद शामिल था। वह ये भी भूल गया कि वह अपने पिता के सामने है, और जोर से पूछा, लाल गेट के अंदर क्या हुआ? गोह म्यूंग हवान ने अपनी ओर खाने की मेज के सिरहाने की ओर देखा। यू मायूंग हान ने सिर हिलाया। गोह म्यूंग हवान ने तब तक अपना मुंह खोलने के लिए मर रहे एक आदमी का चेहरा रखा था, और जैसे ही अनुमति दी गई उसने बड़े आनंद के साथ अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। तो जो हुआ वह था। सुनते ही यू जिनहो की आंखें चमक उठी। सबसे पहले ये जानने के बाद कि रैंकी हंटर्स की एक जोड़ी नई भर्ती प्रशिक्षण प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए आ रही थी, सभी को कुछ हद तक वापस ले जाया गया। परंतु फिर गोह म्यूंग हवान ने उस दिन जो हुआ उसका वर्णन करना शुरू किया, एक उत्साहित आवाज के साथ। एक छोटे बच्चे की याद ताजा हो गई जो गर्व से अपने दोस्त को उपहार के रूप में मिला नया खिलौना दिखा रहा था। तथापि उसने एक रैंक के हंटर के लिए क्या किया? गोह म्यूंग हवान कमरे में एकमात्र अति उत्साहित व्यक्ति नहीं था। बिल्कुल, वह अपनी हथेली से ऐसे चला गया। उसने किम चेओल के सिर के पिछले हिस्से पर तमाचा मारा, और जैसे ही उसने बड़े भाई के कारनामे सुने, यू जिनहो का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वह वहां था, व्यक्तिगत रूप से सब कुछ अनुभव कर रहा हो, जैसी कि बड़े भाई से उम्मीद थी। उसके लिए उच्च श्रेणी के राक्षसों का शिकार करना कुछ भी नहीं था। खैर, आखिरकार वह एक ही थप्पड़ से रैंक के हंटर को ढेर कर सकता है। यू जिनहो को यह महसूस करने के बाद एक ही समय में बहुत द्रवित और गर्व महसूस हुआ कि इतना अविश्वसनीय व्यक्ति अब तक उसके साथ खड़ा था। इस बीच गोह म्यूंग हवान ने अपनी कहानी जारी रखी। मैंने वास्तव में सोचा था कि जब दर्जनों आइस एल्वेज दिखाई देंगे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन फिर दोबारा, क्या वह कहानी पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा था? समय सचमुच तेजी से उड़ गया। उस दिन की घटनाओं की निश्चित रूप से संक्षिप्त कहानी अंत में आ रही थी। उत्साहित गोह म्यूंग हवान की आवाज तेज हो गई। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह पूरी बात बहुत अनुचित है। मिस्टर सेओंग जिनवू ने वहां वापस आकर हमारी जान बचाई। वह मेरे जीवन का रक्षक है। यू जिनहो ने अनजाने में सहमति में अपना सिर हिलाया। वह समझ सकता था कि गोह म्यूंग हवान कहां से आ रहा था। उसे पहले भी इसी तरह की मदद मिल चुकी थी।
लेकिन फिर मुझे मिस्टर सेउंग जिनवू के अस्तित्व का खुलासा नहीं करना चाहिए। मुझे व्हाइट टाइगर गिल्ड के निर्णय को स्वीकार करना कठिन लगता है। हालांकि चेयरमैन यू ने मुझे अचानक फोन किया है और इसलिए मैं यहाँ हूँ। इसी बिंदु पर यू म्यूंग हान ने गोह मायुंग हवान को सम्मानजनक तरीके से रोका। गोह मायुंग हवान, हाँ, मेरा मानना है कि यह पर्याप्त होना चाहिए। क्षमा करें श्रीमान, मैं आप से बाहर हो गया। गोह मायुंग हवान ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। यू म्यूंग हान की नजर फिर अपने बेटे यू जिन हो पर केंद्रित हो गई। हंटर सेओंग जिनवू के बारे में और अधिक जांच करने की प्रक्रिया में एक ऐसा नाम सामने आया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। यू म्यूंग हान की ओर इशारा करती उंगली के अंत में उसकी तर्जनी ने कागज के एक टुकड़े की ओर इशारा किया जिस पर यू जिनहो का नाम लिखा था। और यह कोई और नहीं बल्कि छापे के रिकॉर्ड थे जो यू जिनहो ने अपने पिता को सौंपे थे। उसकी तर्जनी नीचे की ओर उठी और अगले 3 शब्दों सियोग जिनवू पर रुक गई। छापे के नेता यू जिनहो, छापेमारी सदस्य सेओंग जिनवू। यह अकाट्य साक्ष्य था। मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। गिल्ड मास्टर लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान जिनवू द्वारा उसकी मदद करने की सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई है। यू जिनहो की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। गिल्ड मास्टर लाइसेंस हासिल करने के आपके प्रयास के दौरान हंटर सियोग जिनवू ने आपकी बहुत मदद की। क्या आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं? हाँ पिताजी। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? यू जिनहो की दृष्टि अंधकार में हो गई। अब जब बड़े भाई को सहायता देने का मामला खुले में था तो उसके पिता को यह विश्वास दिलाना असंभव था कि यूजिन गिल्ड के नए मास्टर का पद संभालने के लिए वह सही व्यक्ति था। उसने महसूस किया कि उसके पिता की सख्त निगाहें उस पर पड़ रही हैं। अतीत में उस मुरझाती हुई चकाचौंध के अधीन होकर यू जिनहो ने अपने पैरों की सारी ताकत खो दी थी। तथापि वह इस तरह हार नहीं मान सकता था। पहली बार यू जिनहो ने अपने पिता के सामने साहस जुटाया। उसने अपना सिर नीचे किया और आवाज उठाई, क्या आप यूजिन गिल्ड को मुझे सौंप सकते हैं पिताजी? मैं करूंगा। उस ताजा सरल उत्तर पर यू जिनहो ने जल्दी से अपना सिर उठाया। मैं यूजिन गिल्ड को तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन क्यों? क्या तुमने ये स्वयं नहीं कहा? गिल्ड को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना बहुत जोखिम भरा है। आपके यहाँ रहते हुए क्या अब ये जोखिम उठाने का कोई कारण है? लेकिन क्या मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की पिताजी? तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें डांटूंगा और तुम्हें इस वजह से बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? यू जिनहो ने सोचा कि उसके पिता किसी कारण से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन चाहे कोई भी मौका हो, यू म्यूंग हान के होंठ हमेशा एक सीधी रेखा में रहते थे। तो फिर कैसे? यदि आप बिना किसी योजना के कालकोठरी में प्रवेश करते तो मैंने वैसा ही किया होता। क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी बेवकूफ बेटे को ऐसे पाला था। यू जिनहो का चेहरा उस पल गर्म हो गया। अगर मैं बड़े भाई से नहीं मिला होता तो अभी अभी मुझे पिताजी से डांट पड़ रही होती। नहीं, रुकिए, वह उससे बहुत पहले ही मर चुका होगा। यू जिनहो ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। हालांकि मेरी एक शर्त है। हाँ पिताजी, ये शिकारी सेओंग जिनवू, क्या आप उसे यूजिन के पास ला सकते हैं? यू जिनहो की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है बड़ा भाई? तभी यू मायुंग हान की आंखों की रोशनी थोड़ी चमक गई। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। ये सही है। तब यू जिनहो निःशब्द हो गया। यहां तक कि एक नाक भान सिकोड़ने वाला बच्चा भी जानता होगा कि अब सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के लिए आत्मविश्वास से कुछ कहने का सही समय है। हालांकि वे जिसके बारे में बात कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि जिनवू था। यू जिनहो निश्चित रूप से पूछ सकता था, लेकिन वह इसके अलावा किसी और चीज के बारे में आश्वस्त नहीं था। तो उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं निश्चित नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, अगर चुनौती आपके लिए बहुत आसान है तो इसका कोई मतलब नहीं है। चेयरमैन यू म्यूंग हान ने पानी का एक घूंट लिया और रुमाल से अपने होठों के कोनों को हल्के से पोंछा। यदि तुम असफल हो गए तो मैं गिल्ड को तुम्हारे भाई को सौंप दूंगा। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम स्वीकार करोगे? यू जिनहो की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये वह शॉट है जिसे पाने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। यदि वह पीछे हट गया तो वह खुद को जिनवू के सामने नहीं दिखा पाएगा जिसने इस अवसर के लिए अंत तक उसकी मदद की। उत्तर देते समय यू जिनहो बहुत गंभीर हो गया। मुझे स्वीकार है पिताजी। अच्छा, उस उत्तर के साथ एक पिता और पुत्र के बीच बातचीत समाप्त हो गई थी। यू म्यूंग हान ने बिना शब्द कहे अपना सिर हिलाया और यू जिनहो खड़ा हुआ, अपनी कमर झुकाए और कमरे से बाहर चला गया। यू मायुंग हान ने अपने होठों से रुमाल हटा लिया। उसके होठों पर उभरती मुस्कुराहट को दबाना कठिन होता जा रहा था। ये बच्चा, ये लड़का यूजिन गिल्ड चाहता था।
जब वे आज मिलने के लिए सहमत हुए तो उन्हें संदेह था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इतना दुस्साहस करेगा। वास्तव में दिन के अंत में बाघ का बच्चा अभी भी बाघ ही है। अंततः यू म्यूंग हान के होठों पर मुस्कान फैलने लगी। वह प्रसिद्ध अध्यक्ष यू म्यूंग हान वास्तव में मुस्कुरा रहे हैं। जैसे जैसे गो म्यूंग हवान सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। चेयरमैन यू म्यूंग हान का व्यापक रूप से प्रसिद्ध उपनाम पोकर फेस था। वह इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि उन्होंने कभी भी कोई भावना नहीं दिखाई, चाहे वह खुशी का अवसर हो या दुख का। जब गो म्यूंग हवान पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर देखता रहा, तो अध्यक्ष यू म्यूंग हान ने उसकी ओर रुख किया और पूछा, हंटर महोदय, क्या ऐसा कुछ था जिसे आप जोड़ना चाहते थे? अचानक खुद को उस घूरे जाने के निशाने पर पाकर गो म्यूंग हवान घबरा गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 47, 48, 49, 50। साफ करने की भयावह गति के साथ जिनवू फर्श पर चढ़ गया। आपने मध्य रैंक वाले राक्षस को मार डाला है। आपने 300 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने राक्षसों की आत्मा प्राप्त कर ली है। आपने मध्य रैंक वाले राक्षस को मार डाला है। आपने मध्य रैंक वाले राक्षस को मार डाला है। हर बार जब वह किसी राक्षस का शिकार करता था तो कुल अनुभव बिंदुओं और ऊपर चढ़ने वाली आत्माओं की संचित संख्या को देखते समय उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती थी। आत्माओं की एकत्रित संख्या 4388 बटा 10,000। यह अभी आधे रास्ते पर भी नहीं है। इस स्थान में प्रवेश करने के बाद से वह लगातार राक्षसों का शिकार कर रहा था, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था 10,000 आत्माओं की दीवार वास्तव में ऊंची थी और उस पर काबू पाना मुश्किल था। हालांकि उसके स्तर के बारे में क्या? स्तर 69। एक दिन के अंतराल में इसमें 2 दिन और वृद्धि हो गई। लेवलिंग की गति शुरुआत की तुलना में धीमी हो गई थी, लेकिन आवश्यक आत्माओं को इकट्ठा करने की दर को देखते हुए इसे अभी भी ब्लिस्टरिंग माना जा सकता है। अब भी अनुभव बिंदु चुपचाप जमा हो रहे थे। मध्यम श्रेणी के दानव को मार डाला। आपने 300 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। वाह! अपनी आंखों के सामने खड़े आखिरी राक्षस को खत्म करने के बाद जिनवू ने अपनी पीठ फैलाए और अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसके चारों ओर खड़े आत्मविश्वास प्रेरक छाया सैनिकों के नीचे मध्यम श्रेणी के राक्षसों की अनगिनत लाशें जमीन पर बिखरी हुई देखी जा सकती थी। जिनवू गहराई से मुस्कुराया और ताली बजाई। वेल डन। जिन सैनिकों ने उसके लिए कड़ा संघर्ष किया, वे सभी एक पल में उसकी छाया में लौट आए। जादुई क्रिस्टल निश्चित रूप से उनके द्वारा एकत्र किया जा सकता था, लेकिन लूट को जिनवू द्वारा मैन्युअल रूप से एकत्र किया जाना था। क्या आप लेंगे? खैर, उसे अपने दृश्य में आने वाले प्रत्येक सिस्टम संदेश पर मैन्युअल रूप से हाँ क्लिक करना पड़ता था, इसीलिए यह थोड़ा बोझिल है। तो यही कारण है कि जब इतने सारे राक्षस नहीं थे, तो उसने खुद ही तेजी से उनकी देखभाल की। और जब इस बार की तरह एक बड़े समूह में थे, तो उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। जैसे ही लड़ाई खत्म होती, वह तुरंत लूट इकट्ठा करना शुरू कर देता। इसमें इतना मजेदार क्या है कि यू जिनहो ने इसे करने पर जोर दिया। जिनवू ने मृत राक्षस से लूट का एक टुकड़ा निकाला और खुद मुस्कुराया। इस जगह के बारे में एक और बोझिल बात थी, दानव के महल के अंदर छाया निकालना असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मध्य रैंक वाला था या निम्न रैंक वाला, काले कोहरे जैसी चीज जो ये दर्शाती थी कि वह छाया निष्कर्षण कर सकता है या नहीं, राक्षस की लाशों से नहीं उठी। यहां तक कि जब मैं अवशेषों को भी घूर रहा होता हूं। यह एमपी दूषित है। छाया निष्कर्षण करना असंभव है। नहीं, उसे केवल कुछ संदेश मिले जिनमें कहा गया था कि वह छाया नहीं निकाल सका क्योंकि एमपी कथित तौर पर दूषित था। क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं? जैसे ही जिनवू ने अपने चेहरे पर असहाय अभिव्यक्ति के साथ राक्षसों के अवशेषों को स्कैन किया, एक नया संदेश उसके सामने आया। आपने 29 आइटम हॉर्न्स ऑफ मिड रैंक्ड डायमंड की खोज की है। क्या आप उन सभी को लेंगे? जिनवू तेजी से मुस्कुराया। बिल्कुल। जिनवू ने अपनी गोद में पड़ी प्रचुर लूट की मदद से छाया निष्कर्षण की समस्या पर महसूस किए गए अफसोस को तुरंत दूर कर दिया। मैं कुछ भी सीधे ढेर के बीच उपयोग नहीं कर सकता। उस स्थिति में उन सभी को बेच दें। जैसे ही उसने सारी संपत्ति बेच दी और अधिक सोना उसके बैंक बैलेंस में जमा हो गया। वर्तमान सोना 91 करोड़ 46,90,772। जिनवू ने बहुत अधिक सोचे बिना अपनी इन्वेंटरी की जांच की, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां मौजूद सोने की मात्रा पहले ही 900 मिलियन से अधिक हो चुकी है। ठीक है, राक्षस के सींगों की प्रत्येक जोड़ी की कीमत लगभग 2 लाख है और मैंने 4000 से अधिक का शिकार किया है, इसलिए भूलने की बात नहीं है, उसने यहाँ रास्ते में अन्य अनावश्यक जाप्तेम भी बेच दिए, इसलिए ये समझ में आता था कि सोना भयावह गति से जमा होगा।
क्या मुझे एक दुर्लभ ऐसा हथियार या कवच खरीदना चाहिए? हालांकि कुछ ही देर में जिनवू ने अपना सिर हिला दिया। उसे किसी की जरूरत नहीं थी, इसलिए सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे थे, खुद को पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करने की कोई वास्तविक जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक समय आएगा जब मुझे किसी चीज पर पैसे खर्च करने की जरूरत होगी। जिनवू ने इन्वेंटरी विंडो बंद कर दी और हल्के से अपने हाथ पोंछे। उसने अपने आसपास की सफाई पूरी कर ली थी। उसने बहुत समय पहले 51वीं मंजिल के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश परमिट प्राप्त कर लिया था। तो केवल एक ही चीज बची थी कि फर्श ट्रांसफर मैजिक सकल तक पहुंचे और ऊपर जाएं, लेकिन जिनवू की दृष्टि प्रकाश के खंभे की ओर चली गई। अधिक विशेष रूप से उस स्तंभ के सामने थोड़ी दूरी पर और एक विशाल राक्षस, साथ ही कई उच्च श्रेणी के राक्षस वहां खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। जिनवू ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और वह विशाल राक्षस का नाम गहरे लाल रंग में हवा में तैरता हुआ देख सकता था। निचली मंजिलों का संप्रभु लालची वाल्कैन। उस चीज में वसायुक्त मांस का एक बड़ा ढेर शामिल था जिसका वजन दर्जनों टन रहा होगा। नहीं, शायद इसके बजाय कई सौ भी। और फिर जिस विशाल गदा को इस चीज ने हाथ में पकड़ रखा था वह भी काफी भयावह लग रहा था। हालांकि जिनवू के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी हुई थी। तो वह इस जगह का मिड बॉस है। उसके पास तत्काल कालकोठरियों के अंदर पाए गए मालिकों की केवल सबसे अच्छी यादें थीं। उन सभी ने उसे ढेर सारे अनुभव अंक के साथ साथ अद्भुत वस्तुएं भी दी। नियमित कालकोठरियों में पाए जाने वाले बॉस स्तर के राक्षसों की तुलना में, जिन्हें मारने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए दिखाने के लिए बहुत कम इनाम की आवश्यकता होती है, तत्काल कालकोठरियों के ये बॉस राक्षस उपहारों के बक्से की तरह थे, सभी अच्छी तरह से लपेटे गए थे। तो फिर वह आदमी कौन सी चीजें देगा? जिनवू खूब मुस्कुराया और लार टपकाने लगा। चैप्टर 72। तो क्या मुझे शुरुआत करनी चाहिए? जिनवू के पीछे छाया सैनिकों को बुलाया गया। न केवल नियमित पैदल सैनिक, बल्कि जादुई सैनिक, जानवर सैनिक, साथ ही 2 शूरवीर भी। और उनके सामने जिनवू खड़ा था। दोनों शूरवीर आगे बढ़े और उसके दोनों ओर खड़े हो गए। जिनवू ने अपनी दाहिनी ओर इग्रिट और अपनी बाईं ओर आयरन पर नजर डाली और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बहुत आश्वस्त महसूस हो रहा है। हालांकि यह उसका अपना कौशल था, इस तथ्य से कि उसके साथी उसकी पीठ पर नजर रख रहे थे, उनके मन को शांत करने में बहुत मदद मिली। फिर भी सामने से हमला करना थोड़ा ज्यादा है। पूरी चीज काफी खतरनाक लग रही थी। और यह सब वल्कन की पकड़ में कसकर रखे गए उस लकड़ी जैसे दिखने वाले गदा के कारण था। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है कि इतना बड़ा पेड़ वास्तव में अस्तित्व में था। उसने वल्कन के आकार और लकड़ी के गदा से अनुमान लगाया कि राक्षस का एक झटका उसकी पूरी पलटन को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। असली समस्या ये होगी कि उसको गिरे हुए सैनिकों को पुनर्जीवित करना होगा। बिना किसी संदेह के, उस मोटे कुंद हथियार से बार बार नष्ट हो गए अपने सैनिकों को लगातार पुनर्जीवित करने से कुछ ही समय में उसके एमपी को खत्म कर दिया जाएगा। उस स्थिति में ऐसा करने का केवल एक ही तरीका था। मुझे बॉस का ख्याल रखना होगा। दूसरे शब्दों में, वह अपने लड़कों को वल्कन के मातहतों से निपटने देता था, जबकि वह स्वयं बॉस से लड़ता था। यह सबसे अच्छी योजना थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। ठीक है, मुझे बस इतना करना है कि बिना चोट खाए इसका शिकार करना है। अपने सैनिकों के विपरीत, जिनवू को वल्कन के हमलों से बचने का भरोसा था। हालांकि अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसे पहले वल्कन को अपने अधीनस्थों से अलग करना पड़ा। जिनवू ने अपने जादुई सैनिकों को पहले हमला शुरू करने का आदेश दिया। वल्कन के गुप्तचरों को पहले यहां बुलाने के लिए दूर से किए गए हमलों का उपयोग करें, और मैं पीछे की ओर छिपकर बैठे उस बड़े आदमी से लड़ूंगा। इसे क्रियान्वित करने के लिए काफी सरल योजना थी। अब जब जिनवू ने अपना संकेत दिया तो जादुई सैनिकों के हाथों से आग की लपटें निकलने लगी। वल्कन के अधीनस्थों के पास आग की लपटें फूटने लगी, जिससे ऑपरेशन की शुरुआत का संकेत मिला। निचली मंजिलों के संप्रभु लालची वल्कन ने घुसपैठिए की खोज कर ली है। वल्कन के वफादार गार्ड ने पता लगा लिया है। वल्कन के वफादार गार्ड ने पता लगा लिया है। चेतावनी की बीपें भयावह गति से उसके सिर में गूंज उठी, और उसी समय वल्कन और उसके साथियों ने अपना सिर जिनवू और उसकी सेना की ओर कर दिया। ठीक है, वह उनका ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। बिना पता चले कमीनों के पीछे से आ रहे वल्कन पर हमला करने के लिए जिनवू ने स्टील्थ को सक्रिय किया और खुद को छुपा लिया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ योजना के अनुसार घटित हो रहा है। उसने यही सोचा, लेकिन फिर वल्कन ने उसकी उम्मीद तोड़ दी और बिजली की चमक की तरह आगे बढ़ गया। क्या बकवास है! उस मूवमेंट का क्या हाल है? यह ऐसा है जैसे मैं कई बार तेज गति से वीडियो फुटेज देख रहा हूं।
सचमुच पलक झपकते ही वल्कन अपने साथियों के पीछे से भाग गया था और छाया सैनिकों के सामने पहुंच गया था। जिन वू की आंखें काफी चौड़ी हो गईं। विशाल पर्वत के आकार के शरीर वाला ये राक्षस उसकी कल्पनाओं से भी आगे निकलने में कामयाब रहा। वल्कन ने गदा को ऊंचा उठाया। इससे ठीक पहले कि आकाश की ओर इशारा करता हुआ गदा रक्षाहीन जादुई सैनिकों पर गिरा, आयरन ने कहीं से छलांग लगाए और अपनी काली ढाल उठा ली। किसी तरह हमले का बचाव किया गया, लेकिन आयरन की दोनों भुजाएं टुकड़े टुकड़े हो गईं। छाया सैनिकों में सबसे मजबूत व्यक्ति एक भी हमले का सामना नहीं कर सका और आगे लड़ने में असमर्थ हो गया। आयरन की भुजाओं के टूटे हुए टुकड़े जमीन पर गिरकर दूर बिखर गए। शायद अपने पिछले हमले को अपनी पसंद के अनुसार नहीं पाते हुए वल्कन ने अपने गदा को गहराई से देखते हुए अपना सिर इधर उधर झुकाया। लेकिन वह थोड़े समय के लिए ही था। बदमाश एक बार फिर गदा से नीचे गिर गया। आयरन, जिसने अपनी रक्षा के सभी साधन खो दिए थे, साथ ही उसके पीछे के जादुई सैनिक भी कुचलकर विस्मृति की ओर धकेल दिए गए। उस घटना को घटित होते देख जिन वू के अंदर कुछ जोर से दो हिस्सों में बंट गया। जिन वू ने अपना निचला होंठ काटा। उसने आगे जो किया वह इसलिए नहीं था क्योंकि उसके सिर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। जब उसे होश आया तो वह पहले से ही हवा में था, वल्कन की ओर छलांग लगा रहा था। उसका लक्ष्य पहले से ही निर्धारित था और वह आश्चर्यजनक रूप से पहाड़ी शरीर के ऊपर जुड़ा हुआ मन का छोटा सिर होगा। जिन वू ने अपने शरीर को हवा में मोड़ लिया। उसके कंधे और पीछे की ओर मुड़ी बांह की मांसपेशियां फूल गईं। जब उसने अपनी सारी शक्ति अपनी बंद दाहिनी मुट्ठी पर केंद्रित की तो स्टील्थ अपने आप खुल गया। देर से ही सही, वल्कन ने जिन वू की खोज की। बहुत बुरा, जिन वू की मुट्ठी इतनी धीमी नहीं थी कि विशाल राक्षस चकमा दे सके जब वह पहले से ही उसकी नाक के पास था। उसकी मुट्ठी गोली की तरह निकली और वल्कन के चेहरे के बगल में लगी। वल्कन दूर जा गिरा। एक इमारत के कंकाल के अवशेषों से टकराकर रुकने से पहले विशाल दानव बहुत देर तक जमीन पर लुढ़कता रहा। फिर बमुश्किल खड़ा हुआ अवशेष वल्कन के शीर्ष पर गिर गया, जिससे दानव नीचे दब गया। जिन वो हल्के से वापस जमीन पर उतरा, उसकी आंखें काफी खुली हुई थीं। यह इतनी आसानी से क्यों उड़ गया, ये समझ पाने में असमर्थ कि अभी क्या हुआ। वह अविश्वास से अपनी मुट्ठी की ओर देखने लगा। वह अपनी मुट्ठी पर एक खरोंच तक नहीं देख सका जो इतने विशाल जीव को उड़ाने में कामयाब रही। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। जिन वू ने अपना सिर उठाया। उसने स्टेट विंडो को बुलाया और वह तुरंत वहां तैरने लगी। आंकड़े: ताकत 150, सहन शक्ति 109, एजिलिटी 139, बुद्धि 109, धारणा 111। ऐसा ही था। हो सकता है कि उसने हथियारों से संबंधित कई कौशल सीखे हों और उसकी कक्षा एक जादुई प्रकार की थी, इसलिए वह अब तक एक महत्वपूर्ण भाग के बारे में भूल रहा था। ताकत 150। वह इंटेलिजेंस पर सभी अतिरिक्त बोनस स्टेट पॉइंट्स का उपयोग कर रहा था, फिर भी स्ट्रेंथ अभी भी 1.5 गुना आगे थी। ठीक है, मैंने वास्तव में आंख मूंद कर स्ट्रेंथ में निवेश किया है ना? ऊपर से उसका स्तर भी विस्फोटक रूप से बढ़ गया था। अपने प्रत्येक आंकड़े की जांच करने से वह निश्चित रूप से उस सभी पीसने के परिणामों को महसूस कर सकता था। उनमें से एक परिणाम यह था। जिन वू ने वल्कन को देखा, जो अभी भी स्तब्ध चेहरे के साथ मलबे के नीचे दबा हुआ था, इससे पहले कि उसके होठों से एक व्यंग्य भरी हंसी निकली। जब वह नियमित राक्षसों, निम्न रैंक वाले और मध्य रैंक वाले राक्षसों का नरसंहार करने में व्यस्त था, तो इसे महसूस करना कठिन था। लेकिन बॉस स्तर के प्राणी को मुक्का मारने के बाद अब वह इसके बारे में निश्चित था। मैं निश्चित रूप से मजबूत बन गया। उसे अपनी बंद मुट्ठियों में ताकत बहती हुई महसूस हुई। उसके शरीर का हर इंच तीव्र उत्तेजना से भर गया। ये तब था। उसके सिर के अंदर परिचित यांत्रिक आवाज बजी। वह क्या था? जिन वू ने अपना सिर उठाया। गिरे हुए वल्कन ने खुद को सहारा देने के लिए गदा का इस्तेमाल किया और मलबे से उठ खड़ा हुआ। क्या चेतावनी की घंटी इसलिए बज गई क्योंकि राक्षस उठ रहा है? क्या उसका सिस्टम शुरू से ही इतना अनुकूल था? जैसे ही जिन वू ने अपना सिर झुकाया, उस बीप का अपराधी उसकी आंखों के सामने आ गया। निचली मंजिलों के शासक लालची वल्कन ने कौशल क्रोध को सक्रिय कर दिया है। चेतावनी की घंटी एक के बाद एक उसके दिमाग में जाती रही। क्रोध की स्थिति लगातार बनी रहेगी। वल्कन के सभी आंकड़े 50% तक बढ़ाए जाएंगे। वल्कन को कम दर्द महसूस होगा। क्या वह कौशल से नहीं है? इससे पहले कि जिन वू सेरबेरस की यादों को याद कर पाता, वल्कन अपनी दो लाल आंखों के साथ एक अजय ज्वार की लहर की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। तेज गड़गड़ाहट के साथ जमीन गड़गड़ाने लगी। जिन वू ने चुपचाप उसके पीछे नजर डाली।
वल्कन के कमीने इस समय वहां छाया सैनिकों के साथ एक कड़वी लड़ाई में लगा हुआ था। इस भ्रामक हाथापाई के बीच में जिन वो अभी भी आयरन का पता लगा सकता था। प्रभाव बल बहुत अधिक रहा होगा क्योंकि आयरन अभी भी पुनर्जनन के बीच में था। आयरन, जिन वू ने पुकारा। आयरन ने तुरंत अपनी ढाल जिन वू की ओर फेंक दी। ढाल पकड़ने के बाद जिन वू ने अपनी नजर दूसरी ओर घुमाए और पाया कि वल्कन उसके ठीक सामने खड़ा है। अगर मैं यहां से पीछे हट गया तो मेरे सैनिक नष्ट हो जाएंगे। उसके सैनिकों के बिना वल्कन और उसके अधीनस्थों का शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए जिन वू ने वह तरीका चुना जो उसके सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उसने ढाल उठाए और उसकी बाह की मांसपेशियां तन गईं। इसके तुरंत बाद वल्कन अपने गदा के साथ नीचे गिर गया। धरती को हिलाने वाले डरावने हमले लगातार कई बार बिना रुके हुए, लेकिन जिन वू ने धैर्यपूर्वक उन सभी को सहन किया। उसकी उच्च शारीरिक सुरक्षा और सहन शक्ति क्षमता ने उसे इन हमलों को रोकने की अनुमति दी। जब उसके हमले काम नहीं आए तो वल्कन और भी अधिक उन्मादी हो गया और उस विशाल से हमला कर दिया। हालांकि जिन्वू दृढ़ था और उसके घुटने एक बार भी नहीं मुड़े। फिर भी हर समय इस तरह अवरोध खड़ा रहने से वह बॉस का शिकार नहीं कर पाएगा। जिन्वू के माथे पर गहरी शिकन उभर आई। बात यह थी कि सिरबेरस के विपरीत वल्कन के रैज कौशल की कोई समय सीमा नहीं थी। ट्रेड ऑफ कौशल गेटकीपर के संस्करण जितना प्रबल नहीं था। मतलब वह इस तरह हमेशा निष्क्रिय रहकर बचाव नहीं कर सकता था। जिन वू ने अपने दांत पीस लिए। लगातार पिटना मेरी भी आदत नहीं है। जैसे ही गदा आखिरी बार ढाल से उछला, जिन वू जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो रहा था और उसने वल्कन के सिर की ओर छलांग लगाने का मौका ले लिया। हालांकि वह उद्घाटन की प्रतीक्षा करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। जिन वू की छलांग के समय से मेल खाते हुए वल्कन ने जल्दी से अपने ऊपरी धड़ को पीछे झुका लिया और फिर हवा में एक चाप बनाते हुए बगल से उसकी ओर उड़ गया। उसने मुझे पकड़ लिया। अगर ऐसी जगहें होती जहां उसके हाथ या पैर छू सकते तो कहानी अलग होती, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह हवा के बीच में हमले से बच पाता। और अगर वह इसे रोकने में कामयाब भी हो गया तो कौन जानता था कि पलटवार के बाद उसका अंत कहां होगा। जैसे जैसे समय उसकी धारणा में धीमा होता गया, जिन्वू ने को और करीब आते देखा और कराह निकाली। वहां कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। यदि वह अपने शरीर को हिला सकता है तो निश्चित रूप से वह बिना किसी समस्या के इससे बचने में सक्षम होगा। जब उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे, मेरे शरीर को हिलाना, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। इस बारे में सोचने का समय नहीं था। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, जिन्वू ने रूलर रीच कौशल को सक्रिय किया और वल्कन पर धावा बोल दिया। निस्संदेह रूलर रीच कौशल के पीछे की शक्ति वल्कन के विशाल शरीर को हिलाने के लिए बहुत कम थी। हालांकि पलटाव का मतलब था कि इसके बजाय जिन्वू को पीछे धकेल दिया गया था। गदा का सिरा उससे एक बाल के अंतर से चूक गया। मैंने ये किया है। जिन्वू कुछ दूर तक उछला और कई बार जमीन पर लुढ़का, लेकिन उस गदा से टकराने पर जो हुआ होता उसकी तुलना में इस बार उसका उतरना बहुत दूर, बहुत नर्म रूप में देखा जाना चाहिए। जिन्वू अपना संतुलन बनाने में कामयाब रहा और राहत की सांस ली। दूसरी ओर वल्कन की अभिव्यक्ति काफी भद्दी हो गई थी। इसने गर्व महसूस करते हुए हमला किया, लेकिन अंत में यह सब बेकार हो गया। उस तथ्य के कारण इसका रोष चरम पर पहुंच गया। वल्कन के लाल चेहरे को घूरते हुए जिन्वू ने अपने सिर के किनारे को खुजलाया। अब मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए? यदि वह उसके सामने कूद जाता तो बड़ी कठिनाई के बिना वह खतरनाक वस्तु उससे बच जाती। लेकिन फिर उसके सिर के बजाय शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला करने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उसे गंभीर रूप से घायल कर पाएगा। मांस की सभी परतें रास्ते में आ रही थी। क्या इससे बचना असंभव बनाने का कोई तरीका है? यही वह समय था जब उसके दिमाग में एक और यकीनन उत्कृष्ट विचार आया। जिन्वू के होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे। अचानक वह घूमा और भाग गया। वल्कन ने इस हरकत को गलत समझा, जैसे वह भागने की कोशिश कर रहा हो, और जल्दी से उसका पीछा किया। जिन्वू ने अपनी दौड़ने की गति को नियंत्रित कर लिया ताकि वल्कन उसका पीछा कर सके। जैसे ही उसे एक इमारत का उपयुक्त अवशेष मिला, उसकी आंखें चमकने लगी। जब वल्कन और जिन्वू के बीच की दूरी कम हो गई तो विशाल दानव ने अपने गदा को उसके पीछे हवा में ऊपर उठा लिया। इस कीड़े जैसे प्राणी को कुचलने के लिए आखिरकार इस कष्टप्रद कीट को हमेशा के लिए कुचलने का मौका आ गया। वल्कन के चेहरे पर एक घृणित मुस्कान आ गई, और इसलिए जैसे ही गदा जोश के साथ नीचे आया, कीट जैसा जीव अचानक तेजी से बढ़ा और नष्ट हुई इमारत की बाहरी दीवार पर चढ़ गया। यहां कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन गदा की गति को धीमा करने में दानव के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
एक पल में कीड़ा इतनी ऊपर तक भाग चुका था कि राक्षस की आंख की रेखा पर आ गया, इससे पहले कि उसने दीवार पर जोर से लात मारी। जैसे ही मकड़ी के जाले जैसी दरारें दीवार पर फैली, कोई चीज पहले कभी न देखी गई गति से इस राक्षस की ओर चली गई। यह कोई और नहीं बल्कि वही कीड़ा था। वल्कन की आंखें चौड़ी हो गईं। उन बड़ी आंखों में देखते ही जिन वू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके दाहिने हाथ में कसकर पकड़ी गई बारूका का खंजर वल्कन की गर्दन की उभरी हुई धमनी पर मार दिया। एक वयस्क आदमी जितनी मोटी रक्तवाहिका से रक्त एक बहते हुए फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। वल्कन ने जल्दी से गदा को त्याग दिया और अपने दोनों हाथों से रक्त के नुकसान को रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से ये रक्त के अतिप्रवाह को रोकने के लिए अपर्याप्त था। उसी क्षण वल्कन की आंखों को हिलाने वाला एक स्पष्ट कंपन हुआ। इससे पहले कि उसे इस पर ध्यान देने का समय मिलता, जिन वू राक्षस की पीठ पर चढ़ गया था और अपने खंजर के ब्लेड को उस मोटी गर्दन में गहराई से दबा दिया था। मुझे लगता है एक बार पर्याप्त नहीं है। अपने कौशल को एक बार फिर सक्रिय करने से पहले जिनवू ने अपना सिर झुकाया और खंजर बाहर खींच लिया। महत्वपूर्ण बिंदु लक्ष्यीकरण। दो खंजर फिर से वल्कन की गर्दन में गहराई तक घुसे। तभी वे संदेश सामने आ गए जिनका वह इंतजार कर रहा था। आपने निचली मंजिलों के संप्रभु लोभी वाल्केन को मार डाला है। आपने 1,50,000 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। वल्कन के पेट में फंसी राक्षसों की आत्माएं बाहर आ गई हैं। आपने 72 राक्षसों की आत्मा प्राप्त कर ली है। लेवल अप हुआ। लेवल अप हुआ। चैप्टर 73। वल्कन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जिन वो आराम से ऊपर उठ रहे घने राख भूरे धूल के बादलों से बाहर निकला और अपने चारों ओर नजर डाली। वह शैडो सोल्जर्स की तुरंत सहायता करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे भी खत्म होने के करीब पहुंच रहे थे। जैसे ही छाया सैनिकों ने अपनी तलवारों से हमला किया, वल्कन के अधीनस्थों की संख्या तेजी से कम हो गई। जिन वू ने अपनी स्टेटस विंडो का अध्ययन किया। चूंकि वह कुछ देर पहले ही लेवल पर आया था, उसका एचपी और एमपी दोनों फुल हो गए थे। मेरे पास बहुत सारा एमपी है, इसलिए मुझे वास्तव में मदद करने की जरूरत नहीं है। जब तक पर्याप्त एमपी था, छाया सैनिक बिल्कुल अमर के समान होंगे। अब वह एक मरी हुई सेना की असली ताकत थी। अवशेषों को अपने भरोसेमंद सैनिकों पर छोड़कर जिनवू लूट को इकट्ठा करने के लिए पीछे मुड़ गया। क्या यह एहसास किसी उपहार को खोलने जैसा था? वल्कन के उस मृत शरीर को देखकर उसके होठों पर स्वतः ही मुस्कान आ गई। मुझे आश्चर्य है कि इस बार क्या निकलेगा। वह शरीर पर चमकती कई रोशनियों की जासूसी कर सकता था। पहले की तरह जिन वू ने अपना हाथ रोशनी की ओर बढ़ाया। फिर आइटम अधिग्रहण संदेश उसके दृश्य में पॉप अप हो गए। आपने आइटम डेमन सॉवरेन इयररिंग्स की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? आपने आइटम बीड ऑफ अवेयरनेस की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? आपने आइटम वल्कन हॉर्न्स गुना 2 की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? आपने एक भौतिक वस्तु विश्व वृक्ष का टुकड़ा की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह वल्कन से लड़ने के बारे में काफी आशावादी महसूस कर रहा था। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, मृत दानव से वस्तुएं सचमुच बाहर आ रही थीं। केवल एक बार सूची की जांच करने के बाद जिन वू का चेहरा पहले से ही काफी चमक रहा था। मैं काफी हद तक कह सकता हूं कि वल्कन के हॉर्न जैप्टम होने चाहिए। इसके नाम से लेकर उसे मिली कुल संख्या तक यह अनुमान लगाना उतना कठिन नहीं था कि वल्कन हॉर्न्स केवल अतिरिक्त सोने के लिए अच्छे थे, ठीक वैसे ही जैसे दानव के हॉर्न उसे विभिन्न राक्षसों को मारने के बाद मिले थे। जिसका मतलब था कि बाकी 3 असली वस्तुएं थीं। और यह एक वस्तु थी जिसने उसका ध्यान अन्य की तुलना में अधिक आकर्षित किया। आपने एक भौतिक वस्तु विश्व वृक्ष का टुकड़ा की खोज की है। क्या आप इसे लेंगे? यह मटेरियल आइटम चीज क्या है? ऐसी किसी चीज से वह संभवतः क्या बना सकता है? या क्या सिस्टम ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि यह किसी खोज से संबंधित कुछ हो सकता है? जिन वू की जिज्ञासा उस प्रकार की वस्तु के बारे में पढ़ने के बाद नींद से जाग उठी जिसके बारे में उसने पहले नहीं सुना था। यदि वह वस्तुओं पर स्पष्टीकरण पढ़ना चाहता है, तो उसे पहले उन्हें प्राप्त करना होगा। इसलिए उसने सभी आइटम अधिग्रहण संदेशों पर हाथ चुना। उन सबको ले लो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, वल्कन के विभिन्न हिस्सों से चमकती हुई रोशनियां वस्तुओं में बदल गईं और उसके पैरों के पास दिखाई देने लगी। एक जोड़ी बालियां, एक लाल संगमरमर जैसी वस्तु और एक वयस्क महिला जितनी बड़ी लकड़ी। वह तुरंत बता सकता था कि उनमें से विश्व वृक्ष का टुकड़ा कौन सा है। जिन वू ने लकड़ी को देखा। जब उसने ऐसा किया तो आइटम की जानकारी सामने आ गई। सामग्री वस्तु विश्व वृक्ष का टुकड़ा। दुर्लभता अननोन। प्रकार सामग्री
वल्कन क्लब का शेष भाग मूल रूप से दूषित भाग को हटा दिए जाने के बाद विश्व वृक्ष की एक शाखा से बनाया गया था। वर्ल्ड ट्री की लकड़ी में असाधारण जादुई ऊर्जा होती है और इसे उपलब्ध सर्वोत्तम जादुई उपकरणों के निर्माण के लिए शीर्ष सामग्री के रूप में देखा जाता है। सर्वोत्तम जादू उपकरण के लिए शीर्ष सामग्री क्या ये है? वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि लकड़ी के इस टुकड़े से क्या बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत बुरा इसका खुलासा नहीं किया गया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि यह चीज कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इसके पास खड़े होकर ही वह इससे निकलने वाली एक शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। ये लकड़ी, मुझे लगता है कि यह बाद में काम आएगी। इस विश्व वृक्ष के टुकड़े को स्टो को बेचने के बजाय उसने इसे अपनी इन्वेंटरी में संग्रहित करने का निर्णय लिया। ऐसा करने के बाद जिन वू ने अन्य लूट के विवरण की भी पुष्टि की। आइटम: दानव संप्रभु की बालियां। दुर्लभता: एस। प्रकार: सहायक उपकरण। सहन शक्ति +20, बुद्धि +20। जब डेमन संप्रभु नेकलेस और डेमन संप्रभु रिंग के साथ पहना जाएगा तो सेट बोनस अनलॉक हो जाएगा। बोनस प्रभाव सेट करें 1 लॉक। बोनस प्रभाव 2 सेट करें लॉक। इसमें छिपा हुआ सेट बोनस है। यदि केवल इसके अतिरिक्त स्टेट बूस्ट का सवाल है तो यह उपयोगिता के मामले में गेटकीपर्स नेकलेस से उतना अलग नहीं था, लेकिन इस डेमन संप्रभु इयररिंग्स में छिपे हुए सेट बोनस प्रभाव भी थे। भले ही उन निर्धारित बोनस को नजरअंदाज कर दिया गया हो, फिर भी वह आइटम अपने आप में काफी शानदार था। उसकी सहन शक्ति और बुद्धि में 20 अंकों की वृद्धि हुई, जो काफी थी। प्रत्येक स्तर ऊपर जाने पर मुझे 5 स्टेट अंक मिलते हैं, इसलिए दूसरे शब्दों में इतने सारे स्टेट पॉइंट प्राप्त करने के लिए उसे 8 बार लेवल ऊपर करने की आवश्यकता होगी। अब वास्तव में प्रसन्न महसूस करते हुए जिनवू ने बालियां उठा ली। क्या आप आइटम डेमन संप्रभु इयररिंग्स से लेस होंगे? हाँ, अन्य वस्तुओं की तरह बालियां दृश्य से गायब हो गईं, लेकिन उसके विकल्प अभी भी बिना किसी समस्या के सक्रिय हैं। अपने आंकड़ों में वृद्धि की पुष्टि करने के बाद जिनवू के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। तो फिर एक दानव संप्रभु का सहायक सेट। अन्य सामान यही कहीं आसपास होना चाहिए। उनके नामों में दानव शब्द से वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि वे वस्तुएं दानव के महल के अंदर कहीं होंगी। यदि वह अन्य 2 को ढूंढने में कामयाब रहा तो किस प्रकार के सेट बोनस अनलॉक होंगे? उसे सेट का केवल एक ही हिस्सा मिला था, लेकिन अपनी प्रत्याशा को और अधिक बढ़ाने के लिए वह कुछ नहीं कर सका। हालांकि जिनवू की मुस्कान अधिक समय तक नहीं रही। अब ये क्या है? आइटम लोलुपता का मनका। दुर्लभता ए। प्रकार: जादुई उपकरण। श्रेष्ठ दानव वल्कन के रक्त को ठोस बनाकर बनाया गया मनका सभी जादुई प्रभावों को मजबूत करेगा और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। प्रभाव: विनाश की भूख ×2 जादुई क्षति। ये बिलियर्ड बॉल के आकार की एक गोलाकार लाल वस्तु थी। जिनवू ने अवेरिस के मनके को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर उसने कक्षा संबंधित कौशल विंडो को बुलाया और जांच की, क्योंकि वे एकमात्र ऐसी चीजें थीं जिन्हें उसके प्रदर्शनों की सूची में जादू कहा जा सकता था, लेकिन उसने न तो उन छायाओं की संख्या में कोई बदलाव देखा जिन्हें वह निकाल सकता था और न ही उन संख्याओं में कोई बदलाव जिन्हें वे संग्रहित कर सकता था। शायद यह ऐसी चीज नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं। जिनवू का सिर इधर उधर झुका। जादुई क्षति में 100% की वृद्धि। उस तरह का प्रदर्शन वास्तव में काफी अविश्वसनीय था। अब मूल रूप से जादू को बढ़ावा देने वाले उपकरणों की कीमत 1 हाथ और 1 पैर होती है, इसलिए केवल कुछ जादूगर प्रकार के शिकारी ही उनका उपयोग कर सकते हैं। फिर भी जिनवू ने उन सभी बेहद महंगी कलाकृतियों के बीच किसी ऐसी वस्तु के बारे में कभी नहीं सुना था जो जादू की शक्ति को दोगुना कर सके। यदि ऐसा होता तो ये पूरी तरह से अराजकता होती, शीर्षकों और विशेष रिपोर्टों और न जाने क्या क्या के साथ। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अब तक किसी से अनभिज्ञ रहा हो। हालांकि ये बीड ऑफ अवेरिस या जो भी हो, जादुई क्षति की मात्रा को दोगुना कर सकता है। मगर इससे क्या? वैसे भी यह वास्तव में मेरी मदद नहीं करता है। जिनवू ने उसके होंठ चाटे। एक वस्तु जिसने जादुई क्षति को दोगुना कर दिया लेकिन कुछ और नहीं किया, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके छाया निष्कर्षण और छाया भंडारण दोनों का शुरुआत से ही किसी चीज को नुकसान पहुंचाने से कोई लेना देना नहीं था, और उसके बाकी कौशल भी जादू से संबंधित नहीं थे। इस बिंदु पर वह इसके बजाय एक ऐसी वस्तु रखना पसंद करेगा जो उसकी इंटेलिजेंस स्टेट को बढ़ाए। जिनवू ने दुख भरी अभिव्यक्ति बनाई और लोभ की माला को हल्के से हवा में ऊपर नीचे उछाला। इस बीच उसके सैनिक वल्कन के बचे हुए साथियों को उतारकर एक एक करके उसके पास पहुंचे। सबसे पहले आने वाला व्यक्ति इग्रिड था। दाहिने हाथ में 3 और बाएं हाथ में 3 और
वो कुल 6 राक्षसों के सिर ले गया और उन्हें जिन वू के सामने रख दिया। जिन वू ने इग्रिट को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा और उसके सिर के किनारे को खुजलाया। अरे यार, क्या आप ऐसा करना बंद नहीं कर सकते? निस्संदेह इग्रिट और उसके गंभीर रूप से झुके हुए सिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। आपके कारण। जिन वू की नजर धीरे धीरे आयरन पर गई। कोई नहीं बता सका कि उसने ऐसा कब किया, लेकिन आयरन ने वल्कन का सिर काट दिया था और जमीन पर घुटने टेकने से पहले उसे जिन वू तक खींच लिया था। यह आदमी आपकी नकल करना शुरू कर रहा है, आप जानते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन वू ने वल्कन का शिकार किया था, आयरन ने नहीं। जिन वू ने आयरन की ओर अपनी दृष्टि स्थिर रखते हुए एक लंबी कराह निकाली। इसी समय उसके दिमाग में एक मनोरंजक विचार आया। जिस तरह मैंने आयरन की ढाल का इस्तेमाल किया, शायद क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए और इन लोगों को इस बीड ऑफ अवेयरनेस का इस्तेमाल करने देना चाहिए। ये कितना अच्छा समय था, क्योंकि उसने जादुई सैनिकों को नियमित पैदल सैनिकों के पीछे धीरे धीरे चलते हुए देखा। वे सामान्य छाया सैनिकों की तुलना में बहुत धीमे थे, दो शूरवीरों की तो बात ही छोड़ दें। जिन वू ने आसपास के क्षेत्र में आने के लिए 3 जादुई सैनिकों में से पहले को बुलाया। जब उसने हाथ से इशारा किया तो काले वस्त्र पहने जादू का सिपाही तेजी से उसकी ओर चला। शायद मुझे खुद वहां जाना चाहिए। जिन वू ने हल्के से अपना सिर हिलाया और लोभ की माला सौंपने से पहले जादुई सैनिक की ओर बड़े कदम उठाए और फिर उस इमारत के अवशेष की ओर इशारा किया जिसका उपयोग उसने वल्कन के खिलाफ लड़ाई के दौरान किया था। चूंकि सभी छाया सैनिकों को उसकी इच्छा से नियंत्रित किया जा सकता था, इसलिए उसे वास्तव में यहां कोई विशेष आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। जिन वू ने बस संकेत दिया। ठीक उसी समय जादू के सिपाही के उठे हुए हाथ की नोक पर आग की लपटों का एक गोला अचानक प्रकट हुआ जो सामान्य हमले से दोगुना था। जिन वू की आंखें एकदम खुल गईं। उसे चौंकने का पर्याप्त समय दिए बिना आग की लपटें जादुई सैनिक के हाथ से तेजी से उड़ गईं। भीषण विस्फोट में इमारत भरभराकर गिर गई और ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और जलती हुई लपटों की भयावहता में बाद में भी कोई कमी नहीं दिखी। जिन वू ने आग की तेज लपटों को आश्चर्य से देखा, इससे पहले कि वह जल्दी से जादुई सैनिक से लोभ की माला वापस ले लेता। फिर उसने तुरंत आइटम की जानकारी एक बार फिर जांची। ये वहां नहीं है। ये निश्चित रूप से वहां नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए उसने कई बार स्पष्टीकरण दिया, लेकिन बिना किसी संदेह के उसे इस लोलुपता के मोती को किसी और को उधार देने से रोका नहीं जा सका। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह संभावित रूप से इस वस्तु को बेच सकता है? जिन वू ने अपनी सूखी लार निगल ली, इससे पहले कि उसकी नजर वापस जलती हुई इमारत पर जाती। फिर भी जलती हुई इमारत का एक और हिस्सा जोर से गड़गड़ाया और जमीन पर गिर गया। यह देखकर जिन वू के होठों के कोने बेकाबू होकर कांपने लगे। उसकी पिछली उदासी भरी दृष्टि अब तक गायब हो चुकी थी। उसकी जगह धीरे धीरे उसके चेहरे पर आने वाली प्रत्याशा की अभिव्यक्ति ने ले ली थी। एक धूप भरी दोपहर के बीच में अपार्टमेंट 902 का युवक, आप कहते हैं? एक आंटी ने अपना सिर झुकाया और थोड़ी देर बाद उत्तर दिया। मुझे यकीन नहीं है। मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। आह, क्या ऐसा है? आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। ह्यून की चियोल ने अपना सिर नीचे किया और धन्यवाद कहा। 4 दिन हो गए थे जब से वह युवक के पुराने अपार्टमेंट भवन के पास हंटर सेउंग जिन वू का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह अब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था। इस बिंदु पर ह्यून की चियोल को लगने लगा था कि हर सुबह वेजी जूस बनाना अब थोड़ा बेकार हो गया है। उसने एक असहाय आह भरी और अपना फोन बाहर निकाला। कुछ ही समय बाद प्राप्तकर्ता ने कॉल का उत्तर दिया। मैं यहाँ हूँ, की चियोल। निस्संदेह प्राप्तकर्ता अनुभाग प्रमुख आह सेहंग मिन था। सियोंग जिन वू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इमारत के निवासियों का कहना है कि उन्होंने भी उसे हाल ही में नहीं देखा है। वास्तव में? जी श्रीमान। फिर इसकी मदद नहीं की जा सकती। कल से ऑफिस वापस आना। अहम साहंग मिन ने कॉल समाप्त कर दी और अपना सिर झुका लिया। हंटर सेओंग जिन वू कहाँ गया? अब पिछले कुछ दिनों से उससे कोई संपर्क नहीं हो सका है। ये सोचते हुए कि क्या वह फिलहाल फोन कॉल से बच रहा है, अहम साहंग मिन ने ह्यून की चेयोल को वहां भेजा था जहां सेओंग जिन वू रहता था, लेकिन खबर अच्छी नहीं थी। कुछ समय तक युवा शिकारी को किसी ने नहीं देखा था। अहम साहंग मिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या कुछ अजीब हुआ था। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे उसके बारे में चिंतित क्यों होना चाहिए। किसी भी स्थिति में उसे इस तरह का व्यवहार काफी अजीब लगा। किसी ने उसके कंधे को थपथपाया और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने हंटर पाक हुई जिन को अपनी तरफ खड़ा पाया। उसने सबसे पहले अपना मुंह खोला। जाहिर तौर पर उसने अपनी छोटी बहन को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ 1 या 2 सप्ताह के लिए यात्रा पर जा रहा है।
तुम्हारा मतलब है, सियोंग जिनवू ने ऐसा कहा। हाँ, उस स्थिति में वह शायद अब पृथ्वी पर नहीं है। पाक हुई जिन की आंखें खुल गईं। अहम साहंग मिन ने तुरंत खुद को समझाया, हमें उसके विदेश जाने का कोई सबूत नहीं मिला है, और उसके बैंक से पैसे निकालने या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप ऐसी चीजों का भी पता लगा सकते हैं? आखिरकार विभिन्न शिकारियों का पीछा करना हमारा काम है। वैसे भी इसके अलावा एसोसिएशन के अंतिम ज्ञात स्थान रिकॉर्ड के अनुसार शहर के मध्य में भी उसके फोन से संचार काट दिया गया था, और ऐसा करीब 5 दिन पहले हुआ। क्या ये सब तुम्हें बहुत रहस्यमय नहीं लगता? उसका अपहरण नहीं किया जा सकता था। पाक हुई जिन ने अनजाने में आगामी भ्रम पर अपनी चिंता व्यक्त की। हालांकि जल्द ही दोनों लोगों की नजरें मिली और वे लगभग एक ही समय में हंसने लगे। ये बताना कठिन था कि पहले किसने शुरुआत की। अब गंभीरता से, सेओंग जिनवू कौन था? वह कोई और नहीं बल्कि एक उच्च श्रेणी की कालकोठरी में अकेले रहने वाला एक शिकारी था। इतना ही नहीं, एक लाल गेट बूट करने के लिए। अहम साहंग मिन ने अपना गाल खुजाया और बोला, यदि आप सेओंग जिनवू का अपहरण करना चाहते हैं तो आपको कम से कम अफवाह फैलाने वाले चीनी विशेष बलों की आवश्यकता होगी। तुम्हें पता है, वह कथित तौर पर पूरी तरह से उच्च श्रेणी के शिकारियों से बना है। पाक हुई जिन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। अहम साहंग मिन मुस्कुराता रहा, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा और उसने उससे पूछा, वैसे आपको उसके यात्रा पर जाने के बारे में कैसे पता चला? वह ये हान सोंग यी से है। मैं उससे अक्सर बात करती हूँ, आप देखिए। वह मिस्टर सियोंग जिनवू की छोटी बहन के साथ एक ही स्कूल में जाती है, इसलिए मैंने उससे मदद मांगी। अहम साहंग मिन के उत्तर के साथ उनकी बातचीत अचानक समाप्त हो गई, और फिर वे बिल्कुल वही बात सोचने लगे। बस वह आदमी कहाँ गायब हो गया? चैप्टर 74। ऊपरी मंजिलें बिल्कुल अलग स्तर पर है। जिनवू ने पहले और अब तक एकमात्र बॉस स्तर के राक्षस को याद करना शुरू कर दिया, जिसका सामना उसने दानव के महल वल्कन के अंदर पैर रखने के बाद किया था। उस व्यक्ति का शीर्षक निचली मंजिलों का शासक था। जैसे ही वह उस 50वीं मंजिल से आगे बढ़ा जिसमें राक्षस रहता था, कठिनाई रेखा अचानक बढ़ गई। इससे पहले वह एक दिन में 10 मंजिल से अधिक ऊपर चढ़ जाता था, यहां तक कि 20 तक भी। लेकिन उसकी सफाई की गति इतनी कम हो गई थी कि अब उसके लिए एक दिन में 7 या 8 मंजिलें साफ करना भी मुश्किल हो गया था। वह फिलहाल 74वीं मंजिल पर खड़ा था। उच्च रैंक वाले राक्षस अब नियमित भीड़ के रूप में दिखाई देने लगे, और कभी कभार दिखने वाले सुपीरियर राक्षसों के साथ इन दो प्रकार के राक्षसों ने आकार और क्षमताएं प्रदर्शित की जो निचली मंजिलों पर पाए जाने वाले राक्षसों से अलग दुनिया थी। 2 मंजिला इमारत के आकार का एक उच्च पदस्थ दानव धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी छाती में खंजर धंसा हुआ था। आपने एक उच्च रैंक वाले दानव को हराया है। आपने 1700 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने 1 राक्षसों की आत्मा प्राप्त कर ली है। जिनवू ने मृत राक्षस की छाती से बारूका का खंजर निकाला। यह आखिरी था। एक और लड़ाई खत्म हो गई थी। विजयी छाया सैनिक जिनवू के चारों ओर इकट्ठा गए। जिनवू ने उनकी स्थितियों का सर्वेक्षण किया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि यह एक मरे हुए सेना के लिए सच था, लेकिन किसी कारण से उसने सोचा कि वे सभी थके हुए लग रहे थे। सचमुच, ऊपरी मंजिलों पर राक्षस कितने ताकतवर थे। दरअसल यह आखिरी लड़ाई आसान हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ दानव नहीं आया। उन लोगों में से हर एक बॉस के स्तर पर है। यह कोई आकस्मिक अनुमान नहीं था जो उसने बिना किसी सबूत के बनाया हो। वल्कन को मारने के बाद उसे बीड ऑफ अवेयरनेस मिला। इस संगमरमर जैसी वस्तु से जुड़ी व्याख्या में कहा गया है कि इसे सुपीरियर दानव वल्कन के रक्त को संघनित और ठोस बनाने से बनाया गया था। यदि वे शब्द सुपीरियर दानव वल्कन के ग्रेड को दर्शाते हैं, तो यह ऊपरी मंजिलों पर पाए जाने वाले नियमित राक्षसों के समान स्तर पर था, क्योंकि 70वीं मंजिल के बाद से सुपीरियर दानव बहुत अधिक बार प्रकट हुए। ठीक है, यह ठीक होता यदि केवल राक्षसों का स्तर ही बढ़ता, लेकिन नहीं, यहां एक और समस्या भी थी। वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, धीरे धीरे परिवेश बदलने लगा। 51वीं मंजिल से आगे खंडहर शहर आग की लपटों में जल रहे थे, और फर्श जितना ऊंचा होगा, आग की लपटें उतनी ही तीव्र होंगी। जब वह आखिरकार 70वीं मंजिल से आगे बढ़ा, तो परिवेश इतना गर्म हो गया था कि बस खड़े रहने से ही उसके छिद्रों से पसीने की बूंदों की तरह उसकी सहनशक्ति खत्म हो गई। बस थोड़ा सा हिलने से ही उसकी थकान बढ़ गई। ये जगह कोई दानव का महल नहीं थी, बल्कि बर्निंग टॉवर जैसी थी। इस कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले उसे जो अनुभूति हुई वह सही साबित हुई। इस बार वह उतना ही आगे तक जा सकता था जितना वह जा सकता था। उसे तत्काल पहले आग की लपटों को रोकने का कोई रास्ता खोजने की जरूरत थी।
लगता है मुझे कोई ऐसी कलाकृति ढूंढनी होगी जो अग्नि प्रकार के जादू से बचाव कर सके। उच्च रैंक वाले शिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण बेहद महंगे थे और रक्षात्मक जादू से युक्त किसी वस्तु की कीमत का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसे अतीत में एक समाचार कार्यक्रम में ये सुनना याद आया कि एक बहुत महंगी वस्तु की कीमत कई दसियों अरब डॉलर में हो सकती है। यू जिनहो के साथ कालकोठरी को साफ करते हुए वह काफी मात्रा में सिक्के कमाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी वह इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या वह इस तरह की कलाकृति खरीदने में सक्षम होगा या नहीं। इसीलिए उसे बीमा की जरूरत थी। इसको बेचना पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। जिन वू बीड ऑफ अवेयरनेस को देखते हुए मुस्कुराया, जिसे उसने बहुत सावधानी से अपनी इन्वेंटरी के अंदर छुपाया था। कोई भी जादूगर प्रकार का शिकारी इस वस्तु पर बिना रुके लार टपकाएगा। यदि वह इसे नीलामी के लिए रखे तो लोभ का यह मन का कितने का होगा। उसने अनुमान लगाया कि जब तक वह इसके प्रभाव को ठीक से प्रदर्शित कर पाएगा, उच्च श्रेणी के शिकारियों की इसे खरीदने के लिए लंबी कतार लग जाएगी। जिन वू ने इन्वेंटरी विंडो को अनसुना कर दिया। इस तत्काल कालकोठरी में प्रवेश करने का लक्ष्य, लॉट को ऊपर उठाना, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। यही कारण है कि उसे कालकोठरी की सफाई को किसी अन्य समय के लिए विलंबित करने में ज्यादा बुरा नहीं लगा। हालांकि एक बात ने उसे थोड़ा झिझकने पर मजबूर कर दिया। जिन वू की नजर ऊपर की ओर चली गई। राक्षसों की एकत्रित आत्माएं 9624 बटा 10,000। 400 से भी कम आत्माएं शेष हैं। यदि वह राक्षसों की इन आत्माओं में से कुछ और एकत्र कर सके तो वह इस खोज को पूरा करने में सक्षम होगा। और आज तो छठा दिन हो गया। इस खोज को पूरा करने के लिए एक और दिन पर्याप्त होना चाहिए। ऊपरी मंजिलों का एक फायदा यह था कि एक राक्षस को मारने से उसे कई आत्माओं का जाल मिल जाता था। मतलब 400 इकट्ठा करना एक चिंच होना चाहिए। मैं खोज पूरी करके घर जाऊंगा, अपना मन बनाते हुए जिन वो पलट गया। शायद इसलिए कि अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उसके कदम दोगुने ऊर्जावान लग रहे थे। मंजिल 1 से 74 तक खोल दी गई है। आप किस मंजिल पर स्थानांतरित होना चाहेंगे? जिन वो मैजिक एलिवेटर के बीच में खड़ा था, नहीं, फ्लो ट्रांसफर मैजिक सकल, और बोला 75वीं मंजिल। ये कैसा सौभाग्य था। जिन वो के चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने दूर के फर्श स्थानांतरण जादू चक्र की रक्षा करने वाले राक्षस को देखा। द गाइड ऑफ द डिपार्टेड सोल्स मेट्स। केवल उस नाम को देखकर ही वह बता सकता था कि राक्षस एक मालिक था। इसके अलावा वो बहुत आकर्षक था। उसने जेट काला गाउन और चमकदार चांदी का हार पहना हुआ था। मुझे यकीन है कि वह दानव संप्रभु का हार है। वह मूल रूप से खोज को पूरा करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस दर पर उसे सेट उपकरण का एक और हिस्सा भी इकट्ठा करना चाहिए। हालांकि वह वस्तु यहाँ जिन वू को मुस्कुराने वाली एकमात्र चीज नहीं थी। भले ही यह एक राक्षस था जो किसी बड़ी लूट को अंजाम देगा, अगर वह इसका शिकार नहीं कर सका तो यह अर्थहीन होगा। जिन वू ने अपने दोनों खंजर कसकर पकड़ लिए और फिर वह आगे की ओर भागा। जल्द ही काले वस्त्र पहने कंकाल जादूगर को जिन वू की उपस्थिति का पता चला। दिवंगत आत्माओं के मार्गदर्शक मेट्स ने घुसपैठिए की खोज कर ली है। एक बॉस स्तर के राक्षस के लिए उपयुक्त। इसने तुरंत अपना जादू मंत्र जपना समाप्त कर दिया। जैसे ही उसके पैरों के नीचे एक लाल रंग का जादुई घेरा बना, एक अशुभ आभा उसके चारों ओर दौड़ गई। द गाइड ऑफ द डिपार्टेड सोल्स मेट्स ने कौशल शापित आवाज को सक्रिय कर दिया है। मेट्स की पुकार पर ध्यान देते हुए मरे हुओं की एक सेना अचानक जमीन से उठ खड़ी हुई और उनकी संख्या कई हजार थी। इस भयानक सेना को देखकर एक सामान्य व्यक्ति की सांसें थम जाती, लेकिन जब उसने खुद को इतने सारे दुश्मनों से घिरा पाया तो जिन वो एक पल के लिए भी नहीं घबराया। जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे उम्मीद थी। बॉस राक्षस के चारों ओर काले धुएं की अंतहीन धाराएं उठ रही थीं। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि यह मेट्स कैसा राक्षस होगा। दिवंगत आत्माओं का मार्गदर्शक क्या यह है? और राक्षस की उपाधि ने उसके संदेह को और अधिक पुष्टि करने में मदद की। निश्चित रूप से मेट्स ने एक शक्तिशाली मरे हुए सेना को बुलाया। बहुत बुरा, जिन वू के पास इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रकार की कक्षा थी। दर्दनाक चीखों के साथ सैनिक मरे हुए लोगों की छाया से ऊपर उठने लगे। उनकी संख्या कई सैकड़ों में थी। मेट्स की सेना की तुलना में यह संख्या पूरी तरह से बेमिल लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह उसके लिए पर्याप्त से अधिक थी, क्योंकि असली डील तो कहीं और थी। इसलिए मेरे लिए एक रास्ता बनाओ। सैनिक जिन वू की छाया से निकले। ये लोग असली सौदागर थे।
जबकि शैडो एक्सट्रैक्शन कौशल से तैयार किए गए सैकड़ों सैनिकों ने उन्हें समय दिया। जिनवू के प्रत्यक्ष अधीनस्थों ने, जिन्हें उसने दानव के महल में प्रवेश करने के बाद से ही समतल करने पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया था, उन्होंने उसके लिए एक रास्ता तैयार किया। उसकी मंजिल स्पष्ट थी। इग्रेट और आयरन ने मोर्चा संभाला और भयानक गति से विरोधी मरे हुए प्राणियों को नष्ट कर दिया। बॉस, मेट्स की दूरी एक पल में खत्म हो गई थी। यह पर्याप्त होना चाहिए। जिनवू तेजी से आगे बढ़ा और सामने की ओर भागा। डैश कौशल का स्तर बढ़ गया है। विशाल दानव महल के चारों ओर दौड़ने के कारण डैश कौशल एक स्तर ऊपर उठ गया था। जिनवू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जिनवू मरे हुए सेना की घेराबंदी से बच निकला और एक पल में मेट्स के सामने खड़ा हो गया। उसकी निगाहें हवा में टकराईं। आपको ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, है ना? जिनवू की निगाहें विजेता के फुर्सत से भरी हुई थीं और मेट्स उससे केवल झिझक सकता था। नहीं, उसने सोचा कि राक्षस घबरा गया। क्या राक्षसों को डर लगता है? ऐसा विचार केवल एक सेकंड के लिए ही आया, इससे पहले कि जिनवू के खंजर दर्जनों बात की छवियां छोड़ गए। बॉस स्तर का राक्षस कमजोर होकर जमीन पर गिर गया। वह अनुभव से पहले से ही जानता था कि जब लड़ाई आमने सामने की हो जाती है तो दूसरों को नियंत्रित करने पर निर्भर रहने वाले जादूगर प्रकार के राक्षस बहुत कमजोर होते हैं। जिस क्षण उसने मेट्स को दूर से देखा, उसने इस अंत की कल्पना कर ली थी। जिनवू ने खंजर को अपनी इन्वेंटरी में वापस कर दिया। जल्द ही अपेक्षित संदेश सामने आ गया। आपने गाइड ऑफ द डिपार्टेड सोल्स मेट्स को हरा दिया है। आपने 2 लाख अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने मेट्स के पेंडेंट के भीतर बंद राक्षसों की आत्माओं को खोजा है। आपने 220 राक्षसों की आत्माएं हासिल कर ली हैं। लेवल अप हुआ। लेवल अप हुआ। जिनवू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। एक बार में 220 आत्माएं। अब वह अप्रत्याशित लाभ था। राक्षसों की एकत्रित आत्माएं 9971 बटा 10,000। जिनवू के होठों पर एक घनी मुस्कान तैर गई। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। उसे अब केवल 30 से कम इकट्ठा करने की जरूरत थी। यह इतनी छोटी राशि थी कि कुछ और राक्षसों का शिकार करके इसे शीघ्रता से भरा जा सकता था। जिनवू वास्तव में इस खोज को जल्दी से पूरा करना चाहता था और इसलिए उसने जल्दी से सारी लूट वापस ले ली और फ्लो ट्रांसफर मैजिक सर्कल में प्रवेश कर गया। आप किस मंजिल पर स्थानांतरित होना चाहेंगे? 76वीं। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। हवांग डोंग सू बिस्तर से उठने से पहले इस तरह से छटपटा रहा था मानो वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह सफेद छत थी। हवांग डोंग सू ने इन अपरिचित परिवेश पर अपना सिर झुका लिया। क्या ये एक अस्पताल? यह नहीं था। यह कोई सपना तो नहीं था। हवांग डोंग सू ने अपनी ठुड्डी तक आते हुए ठंडे पसीने के कतरे को पोंछा। इसी समय उसे अपने द्वारा पहना गया रोगी गाउन मिला और आईवी सुई उसकी बाह में चिपकी हुई थी। हवांग डोंग सू की अभिव्यक्ति रोष में कठोर हो गई और फिर वह ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी करो और कहो और चले जाओ। कमरे में उनके साथ हंटर बयूरो के उपनिदेशक भी थे। एक मध्यम आयु वर्ग का कोकेशियान व्यक्ति जिसके सिर पर काले से अधिक सफेद रंग था, धीरे धीरे हवांग डोंग सू के बिस्तर के पास पहुंचा। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछना चाहता था, इसलिए मैंने आपके आने का इंतजार किया। वह क्या पूछना चाहता था? हवांग डोंग सू ने अपना सिर उठाया। डिप्टी डायरेक्टर ने बिना पीछे हटे उसकी ओर देखा और पूछा, सियोंग इल हवान नाम का वह आदमी, क्या वह वास्तव में एक राक्षस था? क्या आपको लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करूंगा जो इंसान था? मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। केवल इतना ही, मैं अपनी आंखों से जो देखा उसकी पुष्टि करना चाहता हूं। उपनिदेशक ने अपना फोन हवांग डोंग सू की ओर बढ़ाया। इसकी स्क्रीन पर एक खास वीडियो फुटेज चल रहा था और यह है उस दिन आसपास के सीसीटीवी कैमरों द्वारा कैद की गई फुटेज। फुटेज में एक ओरिएंटल व्यक्ति को हंटर बयूरो की ढहती इमारत से कर्मचारियों को बचाते हुए देखा जा सकता है। यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह आदमी कौन था। हवांग डोंग सू कैसे भूल सकता है? वह चेहरा आखिरी चीज थी जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। वह आदमी सेओंग इल हवान था। डिप्टी डायरेक्टर का रंग काला पड़ गया। मैंने पहले कभी किसी राक्षस द्वारा इंसानों को बचाते हुए नहीं सुना। क्या आपकी राय में कोई बदलाव नहीं आया है कि यह आदमी एक राक्षस है? वह निश्चित रूप से एक राक्षस है। समझा। डिप्टी डायरेक्टर ने फोन जेब में रख लिया। एक बार जब आपको यहां से छुट्टी मिल जाए तो बयूरो के पास रुकें। कुछ दस्तावेज हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। हवांग डोंग सू ने उपनिदेशक से पूछा जब वह मुड़कर जाने वाला था। उस आदमी को क्या हुआ? वह तुमसे लड़ने के बाद गायब हो गया।
हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह इतना शक्तिशाली है कि आपको आसानी से मार गिरा सकता है, इसलिए उसे पकड़ा जा सकता है या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है। अस्पताल के कमरे से बाहर निकलने से ठीक पहले उपनिदेशक ने फिर से अपना मुंह खोला। वह पहले से भी अधिक परेशान लग रहा था। संयोग से क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह आदमी कहां जा सकता है? हवांग डोंग-सू को दृढ़तापूर्वक अपना मुंह बंद रखते हुए देखकर जैसे कि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, उपनिदेशक चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। लेकिन एक बार जब वह चला गया तो हवांग डोंग-सू ने गुस्से में आईवी सुई को उसकी बांह से खींच लिया। वह कितनी अपमानजनक हार थी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, उसने पाया कि सेओंग इल हवान ने उसकी गर्दन को कुचल दिया है। इतना ही नहीं, वह शर्मनाक तरीके से फर्श पर भी गिर पड़ा। जैसे ही वह हौंफने लगा, सेओंग इल हवान ने उससे बात की। कोरिया ना आए, यह मेरे बेटे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। तुम मृत्यु में भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाओगे। और यही उसकी याददाश्त खत्म हो गई। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को यही पाया। मृत्यु में भी आंखें बंद नहीं कर सकता। उसका इससे क्या मतलब था? क्या वह हवांग डोंग-सू को इतने क्रूर तरीके से मारने की धमकी थी कि वह अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा? उसकी यह मजाल मुझे धमकी दी। हवांग डोंग-सू की बंद मुठ्ठियां गुस्से से कांपने लगी। वह न केवल एक राक्षस से हार गया, बल्कि वह आदमी हवांग डोंग-सू को भी एक अविस्मरणीय अपमान देने में कामयाब रहा। मैं जानता हूं वह कहां जाएगा। हवांग डोंग-सू उस आदमी को पकड़ने के लिए कुछ भी करेगा। आखिर कैसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बदमाश की पहचान एक राक्षस थी या नहीं, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह मजबूत था। अगर मैं उसे मारना चाहता हूं तो मुझे बेहतर उपकरण की जरूरत है। शुक्र है, उस उपकरण को हासिल करना कठिन नहीं होगा। मुझे अपने गिल्ड को बुलाना चाहिए। गिल्ड हवांग डोंग-सू स्कवेंजर का एक हिस्सा था जो दुनिया में सबसे अच्छे लोगों में से एक था। अरे, एक चुटकुला भी चल रहा था कि यदि कोई स्केवेंजर गिल्ड के पास मौजूद सभी कलाकृतियों के मूल्य का मिलान करे तो यह आसानी से एक छोटे राष्ट्र के वार्षिक बजट से अधिक हो जाएगा। अगर मेरे हाथ कुछ कलाकृतियां लग जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हवांग डोंग-सू की आंखों में पागलपन चमक उठा। दक्षिण कोरिया, वह हवांग डोंग-सू की अगली मंजिल थी। आपने एक श्रेष्ठ दानव को हरा दिया है। आपने 2200 अनुभव अर्जित किए हैं। आपने 1 राक्षसों की आत्माएं हासिल कर ली हैं। आपने 3 गुलाम राक्षसों की आत्माएं हासिल कर ली हैं। मैंने ये किया है। जिन वो अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सका। उसकी किस्मत अच्छी थी और उसने अपने द्वारा मारे गए आखिरी राक्षस से 4 आत्माएं प्राप्त की। इसके साथ वह खोज के स्पष्ट लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हो गया। राक्षसों की एकत्रित आत्माएं 10,001। आपने एक नॉर्मल क्वेस्ट कलेक्ट द सोल्स ऑफ डेमंस पूरा कर लिया है। आपके पुरस्कार अब उपलब्ध हैं। क्या आप पुरस्कारों की पुष्टि करेंगे? हाँ या नहीं? जाहिर तौर से हाँ। जैसे ही उसने अपना उत्तर दिया, उसके सामने पुरस्कारों की सूची सामने आ गई। निम्नलिखित पुरस्कार अब उपलब्ध हैं। 1. सिस्टम में उपलब्ध कोई भी एक आइटम। 2. प्लस 20 बोनस स्टेट अंक। 3. एक अज्ञात इनाम। क्या आप उन सभी को स्वीकार करेंगे? अन्य पुरस्कारों ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन अभी सूची में पहले पुरस्कार ने उसका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने ये खोज भी केवल पहले इनाम के लिए ही पूरी की। पहला इनाम स्वीकार करें। आप सिस्टम से उपलब्ध किसी भी आइटम में से चुन सकते हैं। क्या कोई वस्तु है जो आप चाहते हैं? एक वस्तु जो वह चाहता था, क्या वह थी? बेशक, वहां एक थी। जिस क्षण से उसने इस खोज का विवरण देखा, जिन वो एक निश्चित वस्तु के बारे में सोच रहा था। यदि उसने उस समय अलग चुनाव किया तो अब उसे किस प्रकार के परिणाम का सामना करना पड़ेगा। उस मनहूस दिन के बाद से ही वह इस बारे में उत्सुक था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उस चीज को एक वस्तु के रूप में माना गया था या नहीं। फिर भी कम से कम प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। आप सिस्टम से उपलब्ध किसी भी आइटम में से चुन सकते हैं। क्या कोई वस्तु है जो आप चाहते हैं? सिस्टम ने उससे दोबारा पूछा, जैसे कि उससे आग्रह करना हो। थोड़े विचार विमर्श के बाद जिन वू ने अपना उत्तर दिया। शापित यादृच्छिक बॉक्स। चैप्टर 75। जब जिन वू ने खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाया तो उसने शापित यादृच्छिक बॉक्स के बजाय धन्य यादृच्छिक बॉक्स को चुना। और उस निर्णय का परिणाम दानव के महल की कुंजी थी। इसकी बदौलत उसे तुरंत इस कालकोठरी में प्रवेश मिल गया और खूब कमाई हुई। उसका स्तर काफी ऊपर उठ गया था। उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली, और जहां तक सोने की बात है, खैर, यह इस हद तक भर गया था कि उसे लगने लगा था कि उसे जल्द ही कुछ खर्च करना शुरू कर देना चाहिए।
यहाँ तक कि अगर मुझे कुछ करने का मौका दिया जाता तो भी मैं वही चुनता। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उसने ये रास्ता चुना, इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक अलग रास्ता चुनने के संभावित परिणाम के बारे में उत्सुक नहीं था। धन्य रैंडम बॉक्स उसे वह देना था जो वह चाहता था, और शापित रैंडम बॉक्स जो उसे वह देना था जो उसे चाहिए था। उत्तरार्ध के अंदर क्या हो सकता है? मुझे ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स से जो चाहिए था वह मिल गया, यह निश्चित है। और इसलिए उस जिज्ञासा को हमेशा के लिए संतुष्ट करने का सही मौका उसकी झोली में आ गया था। उसका दिल पहले से थोड़ा तेज धड़कने लगा। जिनवू चुपचाप सिस्टम के उत्तर का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि इसका उत्तर सामान्य से धीमा था। हालांकि उसकी चिंता निराधार निकली, क्योंकि सिस्टम ने इसके तुरंत बाद जवाब दिया। आपने आइटम शापित यादृच्छिक बॉक्स चुना है। चयनित वस्तु अब उपलब्ध है। धीरे धीरे उसके पैरों के सामने एक छोटा सा बक्सा खड़ा हो गया। उसका दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। जिनवू ने जल्दी से बॉक्स उठाया। हालांकि वह अचानक इस एहसास से उबर गया कि इस बक्से का वजन उसके लिए परिचित था। ये हो सकता है। उसने तुरंत ढक्कन खोला और पुष्टि की कि अंदर क्या था। तभी उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गईं। क्या यह नहीं है? दानव के महल से बाहर निकलने पर जिनवू तुरंत घर चला गया। वह बस स्नान करके खुद को साफ करना चाहता था। जब वह कालकोठरी के अंदर फंसा हुआ था तो उसे एक बार भी अपना चेहरा धोने का मौका नहीं मिला। बेशक वह अपनी जरूरत का सारा पानी स्टोर से खरीद सकता था, लेकिन कालकोठरी के अंदर धोने के लिए कोई जगह या समय नहीं था। मेरा मतलब है, उस जगह पर हर जगह राक्षस हैं, तो मुझे स्नान करने की छूट कहाँ मिलेगी? घर पहुंचकर उसने तुरंत खुद को झरने वाले गर्म पानी के हवाले कर दिया। तभी ये तथ्य कि वह कालकोठरी से बाहर निकला वास्तविकता जैसा महसूस हुआ। हाँ, घर पर रहना सबसे अच्छा है। नए कपड़े पहनकर जिनवू ने अपने गीले बालों पर तौलिया छोड़ दिया और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। अब कुछ चीजों को व्यवस्थित करने का समय आ गया था। सबसे पहले उसने अपनी स्टेट विंडो तलब की। स्थिति पाठ की एक लंबी लंबी दीवार जो उसे लगभग भटका देने में कामयाब रही, उसकी दृष्टि के सामने उभर आई। जिनवू की नजर स्टेटस कॉलम पर रुक गई। वितरित करने के लिए उपलब्ध आंकड़े अंक 20। खोज पूरी करने के इनाम के रूप में उसने जो अतिरिक्त स्टेट पॉइंट अर्जित किए थे वे अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे, और निस्संदेह उसने उन सभी को इंटेलिजेंस में डाल दिया। आंकड़े: ताकत 178, सहन शक्ति 137, एजिलिटी 147, बुद्धि 149, धारणा 119। अंततः इंटेलिजेंस अन्य आंकड़ों से आगे निकल गया। यह अभी भी स्ट्रेंथ से कुछ दूर था, लेकिन जब इस तथ्य पर विचार किया गया कि उसने हाल तक इंटेलिजेंस स्टेट पर भी ध्यान नहीं दिया था, तो इस वृद्धि को केवल बिजली की तेजी से कहा जा सकता है। ताकत, सहनशक्ति, एजिलिटी, बुद्धिमत्ता और धारणा, अब उनके बीच अच्छा संतुलन स्थापित हो चुका था। इनमें से एक भी आंकड़ा मेरे लिए बेकार नहीं है। जैसा कि हुआ, वह अपने प्रत्येक आंकड़े में गंभीरता से निवेश करने के चरणों से गुजरा था, और अब वह प्रत्येक स्टेट द्वारा मेज पर लाए गए प्रभावों और लाभों को अच्छी तरह से जानता था। अब जब बात यहां तक आ पहुंची है, तो अब से केवल एक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह अपने सभी आंकड़ों को समान रूप से कैसे बढ़ाएगा। एक ऑल स्टेट प्लेयर अचानक एक बनने की इच्छा ने उसे कसकर पकड़ लिया। ये कितनी सुखद दुविधा थी। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका कोई भी स्टेट्स अब दूसरों से पीछे नहीं है। एक बार जब बुद्धि उसकी ताकत से ऊपर उठ जाए, तो मुझे धीरे धीरे दूसरों को भी ऊपर उठाना शुरू कर देना चाहिए। अपना मन बनाते हुए जिनवू ने अपनी नजर अगले कौशल विंडो पर स्थानांतरित कर दी। यहीं पर उसे तीसरा इनाम मिला। इनाम 3, अज्ञात इनाम। उसने सोचा कि पहला इनाम वह आइटम जो वह चाहता था, और दूसरा इनाम बोनस स्टेट पॉइंट पर्याप्त से अधिक थे, इसलिए उसने तीसरे इनाम पर इतना ध्यान नहीं दिया। शायद वह बस थोड़ा सा उत्सुक था। क्या यह इसके बारे में था? लेकिन खैर, इनाम तो उसे मिल ही गया, तो अब शर्माने की कोई जरूरत नहीं है ना? इनाम 3 उपलब्ध करा दिया गया है। उस संदेश के साथ ही उसके हाथ में प्रवेश परमिट के आकार का एक स्क्रॉल भी दिखाई दिया। यह क्या है? इस अप्रत्याशित प्रकार के इनाम पर जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने तुरंत स्क्रॉल खोल दिया। नुस्खा: जीवन का दिव्य जल। आप दिव्य जल ऑफ लाइफ की निर्माण विधियां सीख सकते हैं। जिनवू की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। मैं इससे एक वस्तु बना सकता हूं। और यहां वह सोच रहा था कि केवल वे लोग जो जादूगर प्रकार के रूप में जागृत हुए थे, जादुई ऊर्जा वाले हथियार बना सकते थे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, हालांकि वह भी एक जादूगर प्रकार था, फिर भी सोचने के लिए इस तरह की एक रेसिपी के साथ कुछ तैयार करने का एक तरीका था। जिनवू का दिल धड़कने लगा।
लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, आखिर वह यहाँ क्या बना सकता है? ये जीवन का दिव्य जल क्या है? जिन वू ने रेसिपी के अंदर लिखी इस दिव्य जल के जीवन की जानकारी पढ़ी। आइटम, जीवन का दिव्य जल। दुर्लभता, एस। प्रकार, उपभोज्य। एक रहस्यमयी तरल औषधि जो अपने भीतर निहित शक्तिशाली जादू के माध्यम से किसी भी और सभी बीमारियों का इलाज करती है। इसका असर एक पूरी बोतल पीने के बाद ही दिखाई देगा। इलाज, कोई भी और सभी बीमारियों का। जैसे ही उसने वह जानकारी पढ़ी, उसे अपनी मां के बारे में याद आया, जो अभी भी अस्पताल में ही कैद है। उसने पहले ही यू जिनहो के माध्यम से कई बार पुष्टि की थी कि विभिन्न औषधियों का प्रभाव अभी भी अन्य लोगों पर काम कर रहा है। यदि वह सचमुच इस दिव्य जल का जीवन बना सका तो इसका मतलब है कि वह अपनी मां को बचाने में सक्षम होगा। पुस्तक पकड़ने वाले उसके हाथ उत्तेजना से कांपने लगे। ऐसा कहा जा सकता है कि सामरियां भी सरल थी। विश्व वृक्ष का टुकड़ा। उसने 50वीं मंजिल पर वल्कन को मारने के बाद यह अर्जित किया। गूंज के जंगल से झरने का पानी। यह उसे 75वीं मंजिल पर नेक्रोमेंसर मेट्स को मारने के बाद मिला। और अंत में राक्षस राजा का शुद्ध रक्त। यह आइटम अभी तक दिखाई नहीं दिया था। हालांकि अब तक सामने आए 2 अवयवों को याद करते हुए वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि उसे इस दानव राजा के शुद्ध रक्त में से कुछ कहां से मिल सकता है। ऊपरी मंजिलें। मुझे यकीन है कि ये दानव के महल के अंतिम मालिक के साथ है, शायद सबसे ऊपरी मंजिल पर। दूसरे शब्दों में, केवल दानव के महल की कालकोठरी को साफ करने से दिव्य जीवन के जल को तैयार करने की सामग्री एक एक करके उसकी गोद में आ जाएगी। फिर ऐसा हुआ। उसके मुंह से एक गहरी सांस निकल गई, जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जिन वो इस तरह आश्चर्यचकित था। क्या ऐसा हो सकता है? धन्य रैंडम बॉक्स पर विवरण के अनुसार वह जो वस्तु चाहता था, उसने कहा, क्या वह जीवन का दिव्य जल हो सकता है? इस संभावना के बारे में सोचते हुए कि वह अपनी मां को फिर से स्वस्थ देख पाएगा, उसकी आंखों से भावनाएं बहने लगी। फिर एक नया संदेश सामने आया। आप रेसिपी डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ के माध्यम से क्राफ्टिंग कौशल सीख सकते हैं। क्या आप ये क्राफ्टिंग कौशल सीखेंगे? यांत्रिक बीप ने उसे तेजी से होश में वापस ला दिया। जीवन के इस दिव्य जल को तैयार करने के लिए उसे पहले दानव के महल को साफ करने की आवश्यकता थी। मतलब, वह जल्दी से खुद को तैयार करके उस जगह पर लौट आया था। उसके पास इस तरह भावुकता में बर्बाद करने का समय नहीं था। मैं इससे सीख रहा हूं। आपने आइटम डिवाइन वाटर ऑफ लाइफ के लिए क्राफ्टिंग कौशल हासिल कर लिया है। मैं सपना नहीं देख रहा हूं। मानो ये बताने के लिए कि उसकी यादें ठीक से काम कर रही थी, स्किल विंडो पर क्राफ्टिंग स्किल नामक एक नया कॉलम दिखाई दिया। क्राफ्टिंग कौशल, उपभोज्य, जीवन का दिव्य जल 2/3। नाम के पीछे की संख्याएं संभवतः उन 2 सामग्रियों का संकेत देती हैं जो उसके पास पहले से ही थी, विश्व वृक्ष का टुकड़ा और इकोस के जंगल से झरने का पानी। जिन वू ने अपनी सूची बुलाए और झरने के पानी के ठीक बगल में संग्रहित एक वस्तु को पुनः प्राप्त किया। यह एक हार था जो विभिन्न छोटे प्राणियों की खोपड़ी से बना हुआ प्रतीत होता था। आइटम, दानव संप्रभु का हार। दुर्लभता, एस। प्रकार, सहायक उपकरण। एजिलिटी +20, बुद्धिमत्ता +20। जब डेमन संप्रभु इयररिंग्स और डेमन संप्रभु रिंग के साथ पहना जाएगा तो सेट बोनस प्रभाव अनलॉक हो जाएंगे। प्रभाव 1 सेट करें, लॉक। प्रभाव 2 सेट करें, लॉक। इकोस के जंगल का झरना जल दिवंगत आत्माओं के मार्गदर्शक मेट्स को मारने से मिली एकमात्र लूट नहीं थी। दरअसल ये घिनौना दिखने वाला हार भी सामने आया। मुझे सभी हारों के डिजाइन इतने घटिया क्यों लगे? जिन वू ने वर्तमान में पहने हुए कुत्ते के कॉलर की उपस्थिति को याद करते हुए गहराई से भौहें चढ़ा दी। वह धीरे धीरे डेमन संप्रभु नेकलेस को अपनी गर्दन के करीब ले आया। क्या आप गेटकीपर्स नेकलेस को डेमन संप्रभु नेकलेस से बदल देंगे? दोनों हारों में समान अतिरिक्त प्रभाव थे। दोनों ने उसके 2 आंकड़े 20-20 अंक बढ़ाए। हालांकि दानव संप्रभु का भी विचार करने के लिए निर्धारित प्रभाव था। प्रतिस्थापित करें। आपने आइटम दानव संप्रभु का हार सुसज्जित किया है। खोपड़ी का हार उसके हाथों से गायब हो गया, केवल एक कुत्ते के कॉलर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उसने तुरंत उस कुत्ते के कॉलर को अपनी इन्वेंटरी के अंदर डाल दिया और दानव संप्रभु के सहायक सेट के नए अनलॉक किए गए सेट प्रभाव की जांच की। आइटम दानव संप्रभु का हार। प्रभाव 1 सेट करें, सभी आंकड़े +5। प्रभाव 2 सेट करें, लॉक। मेरे सभी आंकड़े 5 अंक बढ़ गए। वह केवल एक सेट प्रभाव को अनलॉक करने में कामयाब रहा, फिर भी उसे 5 बार लेवलिंग के समान बढ़ावा मिला। और फिर उसके पास अभी भी एक और अज्ञात प्रभाव बाकी था, वह जो उसे सभी सामान इकट्ठा करने के बाद प्राप्त होगा। दानव संप्रभु की अंगूठी।
इस संभावना पर विचार करते समय कि सभी 3 सहायक उपकरण एक ही स्थान पर होने से अंतिम अनलॉक सेट का प्रभाव अपने आप में अलग अलग हिस्सों से भी अधिक होना चाहिए, ये वास्तव में पहले से ही एक अद्भुत प्रदर्शन था। हालांकि एस रेटिंग वाले सहायक उपकरण प्राप्त करना उस फसल का केवल एक हिस्सा था जिसका आनंद उसने दानव के महल में प्रवेश करने के बाद लिया था। असली लाभ तो उसका स्तर इतना ऊंचा उठ जाना था। जिन वू ने अपने स्तर को देखा जो 77 तक चढ़ गया था और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। मैंने 1 सप्ताह के अंदर 16 स्तर हासिल किए। रैंक सी कालकोठरी में प्रवेश करते समय इतनी समतल गति अकल्पनीय थी। उसने 7 दिनों तक नर्क भोगने का उचित मुआवजा अवश्य वसूल किया था। उसके पास अभी भी वहां कुछ अधूरे मामले थे, लेकिन खैर इस हफ्ते दानव के महल की विजय को एक बड़ी सफलता कहा जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। एक को छोड़कर एक चीज थी जिसका वह वास्तव में अभी तक पता नहीं लगा सका। जिन वू ने दीपक की रोशनी को उस वस्तु पर पड़ने दिया जो शापित यादृच्छिक बक्से से निकली थी। आखिर यह क्या चीज है? यह एक काली कुंजी थी जो सारी रोशनी को अवशोषित कर लेती थी। उसकी नजर में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। यह पहली बार है कि किसी आइटम को बिना किसी जानकारी के देखा गया है। तत्काल कालकोठरियों की चाबियां बहुत सामान्य के रूप में देखी जा सकती हैं, क्योंकि वह उन्हें समय समय पर यादृच्छिक बक्सों से प्राप्त करता था। लेकिन यहां इस आदमी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे इसका उपयोग कहां करना चाहिए? शायद इसलिए क्योंकि यह शापित यादृच्छिक ये और वह नाम के एक बॉक्स से निकला था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन यह सोचा कि कुंजी के चारों ओर यह अशुभ आभा घूम रही थी। ये चाबी उसने बहुत मेहनत से हासिल की थी, इसलिए वह इसे फेंक भी नहीं सका। ठीक है, मुझे यकीन है कि देर सबेर मुझे इसका उपयोग करने को मिलेगा। आखिरकार शापित यादृच्छिक बॉक्स से उसे वह चीज मिलनी चाहिए थी जिसकी उसे जरूरत थी। जिन वू ने रहस्य कुंजी को वापस अपनी इन्वेंटरी के अंदर संग्रहित किया और बिस्तर से उठ गया। यदि वह दानव के महल को पूरी तरह से जीतना चाहता था तो उसे कुछ कलाकृतियां खरीदने की जरूरत थी। और मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ है। हालांकि एक समस्या थी, और वह ये थी, यदि कोई रैंकी हंटर उच्च रैंक वाली कलाकृतियों को खरीदना और बेचना चाहे तो चीजें काफी जटिल हो जाएंगी। जब एक निम्न रैंक वाले शिकारी, नहीं बिल्कुल निचले स्तर पर मौजूद व्यक्ति, ने एक ऐसी वस्तु बेचने की कोशिश की जिसे हासिल करना शीर्ष शिकारियों के लिए भी मुश्किल था, तो किसे संदेह नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर वह कुछ खरीदना चाहता था तो भी यही कहानी थी। जब तक रैंकी की उपाधि उसका पीछा करती रही, उसकी आय के स्रोतों के बारे में हमेशा सवाल उठते रहे। और जब कोई मुझसे पूछेगा कि मैं महंगी कलाकृतियों के साथ क्या करने की योजना बना रहा हूं, तो इसका उत्तर देना कठिन होगा। इस गति से अनेक कष्टकारी स्थितियां सामने आएंगी। इसका मतलब है, मुझे करना चाहिए। तो फिर रैंकी होने का दिखावा करना बंद करने का समय आ गया है। समय रैंक पुनर्मूल्यांकन परीक्षा प्राप्त करने का। अब समय आ गया है कि वह रैंक प्राप्त की जाए जो उसकी वर्तमान क्षमताओं से मेल खाती हो। जिन वू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मेरे वर्तमान स्तर के साथ निश्चित रूप से मैं किसी और के द्वारा झटका नहीं खाऊंगा। शुरुआत से ही यही उसका मूल उद्देश्य था। उन स्थितियों से बचने के लिए जहां वह किसी मजबूत व्यक्ति के अधीन था, उसने रैंकी के रूप में कार्य करना जारी रखा, साथ ही साथ आने वाली सभी असुविधाओं को भी झेला। हालांकि अब क्या होगा? जब व्हाइट टाइगर के गिल्ड मास्टर बेक यून हो उसके सामने खड़े थे तो वह थोड़ा भी नहीं डगमगाया। वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि अब उसके सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे वह बेक यून हो या कोई और, वह डरेगा नहीं। उसे अब अपनी शक्तियों को छिपाने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। जब उसने अंततः हमेशा के लिए उस कष्टप्रद रैंकी टैग से छुटकारा पाने का मन बना लिया, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसा था जिसकी उसे पहले पुष्टि करनी थी। जिन वू ने अपना हंटर ओनली स्मार्टफोन चालू किया। यह एक सप्ताह में पहली बार डिवाइस को चालू करने का मौका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत सारे मिस्ड कॉल और संदेश उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से अधिकांश नंबरों को वह पहचानने में असफल रहा। यह उन कॉल करने वालों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन खैर उसके पास प्रत्येक को मैन्युअल रूप से जांचने का समय नहीं था। अगर वे जल्दी में हैं, तो मुझे यकीन है कि वे मुझसे दोबारा संपर्क करेंगे। इस तरह शांति से सोचते हुए जिन वू ने संपर्कों की सूची को नीचे स्क्रॉल किया और अंततः वह नंबर ढूंढ लिया जो वह चाहता था। उसने ये नंबर डायल किया। उज्ज्वल ऊर्जावान पॉप गीत को 1 सेकंड भी अधिक समय तक बजने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि दूसरे पक्ष ने जल्दी से कॉल का उत्तर दिया। बड़े भाई, शायद जिन वू बहुत लंबे समय तक कालकोठरी के अंदर रहा था, क्योंकि वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि बच्चे की आवाज दोबारा सुनना कितना अच्छा लगा। बोलते हुए जिन वू के होठों पर मुस्कान फैल गई। तुम्हारे पापा से बात अच्छी हुई।
हाँ बड़े भाई, बहुत अच्छे से हुई। अब ये सुनने के लिए एक अच्छी खबर थी। जिन वू ने पुष्टि करने के लिए ये कॉल किया था, क्योंकि अगर यू जिन हो ने अभी तक अपने पिता के साथ सौदा नहीं किया होता तो वह आगे नहीं बढ़ पाता और रैंक पुनर्मूल्यांकन परीक्षण नहीं कर पाता। हालांकि अगर उस पक्ष के मामलों पर ध्यान दिया जाए तो वास्तव में इस बिंदु पर उसे रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। उसने बच्चे की उत्साहित आवाज सुनकर ही अच्छी खबर का अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब जब उसे उससे पुष्टि मिली तो जिन वो भी वास्तव में खुश महसूस कर रहा था। बड़े भाई, दरअसल मैं आपसे आकर बात करना चाहता था। फोन कॉल अचानक खत्म हो गई और जब उसने जांच की तो उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज थी। दानव के महल में प्रवेश करने से पहले भी इसमें ज्यादा चार्ज नहीं बचा था, है ना? खैर, कम से कम उसे वह पुष्टि मिल गई जिसकी वह पुष्टि करना चाहता था, इसलिए यह एक राहत थी। जिन वू ने अपने कपड़े ठीक किए और जाने के लिए तैयार हुआ। हंटर एसोसिएशन की मुख्य इमारत यहां से ज्यादा दूर नहीं थी। उसे शीघ्रता से पुनर्नियुक्ति परीक्षा से गुजरने में सक्षम होना चाहिए। जिन वो अपार्टमेंट छोड़ने ही वाला था, लेकिन वह जल्दी से अंदर वापस आ गया। वह अपनी छोटी बहन के बारे में सब कुछ भूल गया था। चूंकि अगर उसका भाई बिना कुछ कहे दोबारा घर से चला गया तो वह चिंतित हो सकती थी, इसलिए उसने एक साधारण मेमो लिखा और उसे खाने की मेज पर रख दिया। खैर, आखिरकार वह पूरे एक सप्ताह की अनुपस्थिति के बाद ही घर वापस आया। मैं घर आ गया, लेकिन फिर से बाहर जाना होगा। अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ जिन वू जाने के लिए मुड़ा। जिन वू को आखिरी बार जागृत रैंक मूल्यांकन एप्लीकेशन कियोस्क पर आए हुए वास्तव में कुछ समय हो गया था। क्या 4 साल पहले ही हो गए हैं, या शायद अब 5 के करीब था। जब जिन वू रिसेप्शन कियोस्क पर काम कर रहे कर्मचारी के सामने खड़ा था तो उसकी अभिव्यक्ति स्मृतियों से भरी थी। कर्मचारी ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाए और बोल दिया, कृपया अपनी पहचान और संपर्क विवरण लिखें और मुझे दें। जिन वू को अभी भी अधिकांश प्रक्रिया याद है, इसलिए उसने यहां आने से पहले उन्हें तैयार कर लिया था। उसने सहजता से अपनी पहचान और संपर्क विवरण दोनों प्रस्तुत किए। जिन वू की पहचान की पसंद पर एक नजर डालने के बाद कर्मचारी का सिर इधर उधर झुक गया। क्या ये हंटर लाइसेंस नहीं है? ये है, कर्मचारी ने भ्रमित भाव बनाया। यदि आप अपनी निर्धारित रैंक से नाखुश हैं तो आपको दूसरे विभाग में चले जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पुनर्नियुक्ति परीक्षा देना चाहता हूं। हवा में कांपती उंगली उठाने से पहले कर्मचारी ने हंटर लाइसेंस और जिन वू के चेहरे के बीच बारी बारी से अपनी निगाहें घुमाना जारी रखा। प्लीज, यहीं मेरा इंतजार करो। फिर कर्मचारी तेजी से चेहरे पर उदासी लिए हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास भागा, जो उसके पीछे कहीं बैठा था। प्रबंधक, एक हंटर पुनर्नियुक्ति परीक्षा देना चाहता है। एक पुनर्नियुक्ति परीक्षण? उस व्यक्ति की रैंक क्या है? यह एक ही है। मैनेजर ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और रिसेप्शन डेस्क के पास इंतजार कर रहे जिन वू के चेहरे पर नजर डाली। फिर वह अपनी पिछली मुद्रा में वापस आ गया। समय समय पर ऐसे लोग होते हैं, शिकारी जो अपनी स्थिति की वास्तविकता से संतुष्ट नहीं है और आशा के विपरीत यहां वापस आने से पहले दिवास्वप्न में तैरते हैं। तो क्या वह लड़का भी है? मैनेजर ने सिर हिलाया, फिर से जाग गया। मेरा पैर। अन्य लोग हंटर्स के रूप में आटा गूंथने, प्रसिद्ध होने और अन्य चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन ठीक है, उसने छोटा सा तिनका खींच लिया और वह कुछ भी नहीं बन पाया। इसलिए वह वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के लोगों से निपटना आपको केवल थका देगा। तो बस उसे बताएं कि वह परीक्षण के लिए शुल्क का भुगतान करेगा और उसे माप कक्ष में भेज देगा। ठीक है। कर्मचारी को अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पेट दर्द से पीड़ित है और अपनी सीट पर लौट आया। इस बीच प्रबंधक ने अपना ध्यान कर्मचारी और जिन वू के बीच बारी बारी से घुमाया, अपनी जीभ पर क्लिक किया, इससे पहले कि उसका ध्यान वापस उसके सामने कंप्यूटर मॉनिटर पर चला गया। तथापि मैनेजर की अंगुलियों ने कीबोर्ड पर टाइप करना बंद कर दिया। हंटर लाइसेंस पर जो नाम लिखा था, ऐसा क्यों लगा जैसे उसने वह नाम पहले भी कहीं सुना हो। एक बार जब युवा हंटर माप कक्ष वाली इमारत की ओर चला गया तो प्रबंधक चुपचाप कर्मचारी के करीब आया और उससे पूछा, वह रैंकी हंटर अभी, उसका नाम क्या था? ये सियोंग जिन वू है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वह इस एहसास से उबर नहीं सका कि उसने ये नाम निश्चित रूप से पहले भी सुना था। मैनेजर ने अपनी यादों को ताज़ा करने की पूरी कोशिश की और फिर जैसे ही उसके दिमाग में कुछ आया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस आदमी ने एहसान मांगा था, है ना? उस आदमी ने मैनेजर से कहा कि अगर सियोंग जिन वू नाम का कोई शिकारी कभी यहां आए तो उसे फोन कर देना। उसे यह बात पहले क्यों याद नहीं आई? मैनेजर ने एक सुनसान कोने की तलाश की और जल्दी से अपना फोन निकाला। हेलो, मैं बेक यून हो बोल रहा हूं।
नमस्ते चेयरमैन बेक, मैं आपको उस हंटर के कारण कॉल कर रहा हूं जिसके बारे में आपने पिछली बार बात की थी, सियोंग जिनवू नाम का आदमी। वह सचमुच आज यहां आया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह यहां आ सकता है? क्या आपने अभी कहा कि मिस्टर सेओंग जिनवू वहां आया? हाँ, वह अभी यहां पुनर्नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा था। बातचीत अचानक रुक गई और एक अजीब सी खामोशी पसर गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही फोन के स्पीकर से एक जरूरी आवाज आई। भले ही ये थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, क्या आप किसी तरह माप प्रक्रिया में देरी कर सकते हैं? मैं अभी वहां आ रहा हूं। मैनेजर सिर झुकाने लगा। क्या उसने इसे गलत सुना था? एकमात्र व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर चिंतित स्वर में बोल रहा था। ठीक है, मैं देरी करूंगा। हालांकि इन सब के अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया पहले से ही उसके हाथ से बाहर थी। प्रबंधक केवल अपना सिर खुजलाते हुए संकोचपूर्वक उत्तर दे सका। वह आदमी अब तक माप भवन में प्रवेश कर चुका होगा।